A very good morning to all and welcome to the very last day of online or virtual village camp. So TCSW get through. We have got people. We have got a lot of people today. That is amazing. Lucas, okay. And I'm really glad that I could compare this day for you all today. आज हमारे पास जो speakers हैं, they are our own people, they are our own lecturers, जो हमें insight देने वाले हैं, जो हमें बहुत सारी grassroots level की बातें बताएंगे. And on that very note, I would like to welcome all the lecturers who are here. Welcome, sir. Welcome, ma'am. To each and everyone, all the SRC members who are sitting here, all the representatives who are here, and our tech team who's here. Thank you so much for your presence. All the students who are here. And ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमारे जो एड्रेसर रहेगा वो हमारा रहेगा ध्रुवी सर के थ्रू, जो आपको हाइलाइट्स एंड आपको ग्रास रूट लेवल इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं ट्राइबल विलेजेस के ऊपर एंड रिगार्डिंग more by factors of it. So let's get it on, and without more delay, I would like to Triveni, please sir की तरफ camera. Sir, visible and audible. और तो अभी दिख रहा है कैमरे को और सही करो. यहाँ लेके आओ, यहाँ ठीक है ना सर. ऐसा वो अल्टीमेट दोनों होते हैं बात करते हैं. सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग. सर आप जा रहे हैं बाबू? सर उन्हें जा रहा है सर आवाज. अच्छा, सिर्फ मुझे बोलना ही. तो ये जो विलेज कैंप है, लास्ट 2-3-4 दिन से आपका जो विलेज कैंप चल रहा है, इस विलेज कैंप में हमारे तुलेश सर जो इंचार्ज और सभी एनएसएस के इंचार्ज और विलेज कैंप के इंचार्ज और जो भी स्टूडेंट की जो कमेटी है विलेज कैंप से रिलेटेड, वो सभी कमेटी. और इस बार यू आर लकी कि आपको उस बरसात में वो खुले जगह में मैदान में जाने का मौका नहीं मिला है. और बैठे बैठे जो आप लोगों के जो भी क्लास इंचार्ज है और विलेज कैंप के इंचार्ज है, वो भी एसी के रूम में बैठ के विलेज कैंप का एंजॉय कर रहे हैं. तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस साल का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए हमारे कॉलेज ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि आपका जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स पूरे होना चाहिए. और उस बेस पर अगर हम देखते हैं बीएडब्ल्यू फाइनल ईयर का जो स्टडी टूर था, वो भी हमारे एक होंगे सर ने ऑनलाइन मोड पर लिया और उसी की एक कॉपी कहा जाए या उसी की नकल कहा जाए तो अदर कॉलेजेस ने भी उसी तरह से क्या वो करने का प्रयास कर रहे हैं. बहुत सारे कॉलेजेस ने इसी तरह से ऑनलाइन ये कर लिया है. देन उसके साथ साथ ये जो विलेज कैंप का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी आपको यहाँ बैठे बैठे, और आपकी बैच बहुत लकी कहा जाए या अनलकी कहा जाए ये मैं नहीं कह सकता, कि आपको बैठे बैठे सारी चीज़ें हो रही है आपके विलेज कैंप से लेके, जो कि आपको एक जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है कि आपका एक ग्रुप लिविंग जो एक्सपीरियंस आना चाहिए था वो शायद आपको इस चीज़ों से वंचित रहे. लेकिन ये है कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को आप यहाँ पूरी तरह से कवर करने का कॉलेज के माध्यम से, फैकल्टी के माध्यम से और आपके जो भी स्टूडेंट इंचार्ज है उनके माध्यम से किया जा रहा है. और इसमें एक देखते हैं विलेज कैंप, जब हम बात करते हैं फर्स्ट बीएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो उस समय हमारा ऑब्जर्वेशन विजिट होता है. उस समय हम उतने मिलते नहीं है, उतना मिलजोल नहीं हो पाता हमारे फ्रेंड्स के साथ में. हार्डली हम 5 और 6 आवर्स उनके साथ रहते हैं विलेज कैंप में या कॉलेज में, सॉरी आपका ऑब्जर्वेशन विजिट में. एमएडब्ल्यू फर्स्ट ईयर में आने के बाद में आपका फर्स्ट सेम में आपका ऑब्जर्वेशन विजिट्स होते हैं, उसमें भी हम नॉर्मली 3-4 लोगों का ग्रुप होता है. लेकिन एक जो विलेज कैंप होता है, इस विलेज कैंप में हमने देखा कि आपका जो फ्रेंडशिप है, आप जो अलग अलग
एरिया से आए हैं, अलग अलग चीज़ों को बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग जब एक साथ आते हैं और 24 आवर्स में से करीब करीब नियर अबाउट हम 5 और 6 आवर्स अगर छोड़ देते सोने का समय, तो उनमें से नियर अबाउट 18 आवर्स हम सभी लोग साथ में रहते हैं। जब हम कॉलेज में सभी को देखते हैं तो उस समय लगता है अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है, लेकिन जब सुबह उठने के बाद उसके चेहरे का गुस्सा आपके सुबह उठा के, सुबह जब हम 5 बजे का जो आपका टाइम कितने बजे का है पता नहीं, लेकिन 5 बजे का अक्सर करके हमारा समय होता है, जब मॉर्निंग बेल होती है, तो उस समय में अब हमारी आदत होती है सोने की 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी समय है, तो किसी स्टूडेंट्स को जब हम उठाते हैं या उसे आवाज़ देते तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक रहता है मॉर्निंग के समय में। ये सारे अनुभव आ चुके हैं उन सारे कैंप्स में। लेकिन वो ये एक होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 4 5 दिन वहाँ रहने का मौका मिलता है और वहाँ पे हमें इतने सारे सीखने के मौका मिलते हैं कि हर एक व्यक्ति का हमें अनुभव होता है जो जो हमारे साथ रहता है। अभी आप इसके पहले हम गए थे मेलघाट, तो वहाँ पे इतना ठंड था, करीब करीब 4 डिग्री सेल्सियस में हम रहे, इतना भयानक ठंड, लेकिन और लाइट नहीं, सोचने की बात है, टॉयलेट बाथरूम की तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे थी व्यवस्था लेकिन लाइट नहीं थी, विदाउट मोबाइल। मेरे ख्याल से लगता है 16 यहाँ दिनेश है शायद जो उसके चश्मदीद गवाह है, तो लाइट नहीं, मोबाइल का कवरेज नहीं, ऐसे सिचुएशन में भी स्टूडेंट ने खाने के बारे में भी और किसी बारे में कोई कंप्लेंट नहीं। हम सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स की तबीयत और लेकिन वहाँ ये देखा गया, हम जब ये 5-6 दिन में जब ऑब्जर्व किए स्टूडेंट्स का, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो वेदर था, वो स्टूडेंट्स के लिए इतना था कि एक भी व्यक्ति, एक भी स्टूडेंट्स को वहाँ ना सर्दी हुई, ना सर दर्द हुआ, ना उनको टायर्डनेस महसूस हुआ, उतना सारा। इवन वहाँ पे 10 या 11 किलोमीटर उस सिपना शोध यात्रा में हम गए थे, नदी के किनारे किनारे 11 किलोमीटर, लेकिन कोई स्टूडेंट ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे, कुछ स्टूडेंट्स को फिजिकली प्रॉब्लम आ गए, लेकिन तो वो ये सारे एक्सपीरियंस थे। मेरा ये कहने का है कि हम जब यहाँ आज बैठ के जो कैंप कर रहे हैं, इस कैंप के अलावा अगर आपको मौका मिलता, हो सकता है नेक्स्ट आने वाले सितंबर से शायद आपके क्लासेस अगर ओपन हो जाते हैं और ऐसा मौका मिलता है, तो अभी तो शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो स्टडी टूर होंगे बीएस सेकंड सेम के लिए, वो बीएस फाइनल में जाएंगे, एमएलडब्ल्यू जो सेकंड सेम में अभी उनको फाइनल में जब जाएंगे, तो उस समय उनको एक अनुभव आएगा स्टडी टूर का और एक ग्रुप लिविंग का। मेरे ये है एनएसएस की एक्टिविटीज है, इतने सारे एक्टिविटीज जो मॉर्निंग टू रात के नियर अबाउट 10:30 बजे तक 10:30 नाइट में रुकना होता है, फिर वहाँ पे सभी लोग मिलना है, साथ में खाना है, समय आए तो सभी साथ में मिलके काम करना है। देन उसके साथ साथ कुछ उनको ट्रांजिट वॉक भी होता है, उसको हम ये कह सकते हैं पिकनिक, वो भी एंजॉय करने का मौका। लेकिन आप सभी लोग इस बार थोड़े उन सारी सभी चीज़ों से थोड़े से आपका जो ब्रेकर आ गया, लेकिन पूरे सर उतना सारा व्यवस्था कर लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है, और मौका आता है कॉलेज की तरफ से, और जो भी आपका ये है कोशिश करेंगे ऐसा आपको वो भी एक्सपीरियंस दिलाने का। लेकिन ये अगर कोरोना का ये चांस निकल जाता है। अब बात आती है, मुझे सडनली हमारे आपके इंचार्ज डॉक्टर पुले सर ने बात की है कि आपको यहाँ बताने के लिए कि जो जो एक्सपीरियंस है, तो इसमें बहुत सारे मुझे याद आ रहा है कि 2004 में जब मैं इसी कॉलेज में ज्वाइन हुआ, और उसके पहले भी एज ए स्टूडेंट्स के बेस पर 93 से इस कॉलेज से जुड़ा हूँ। एज ए BSW MSW दोनों साल की कैंप किया। देन जिस साल ज्वाइन हुआ उस साल से कंटिन्यू एज ए विलेज कैंप एज वेल एज आपका स्टडी टूर, ये दोनों साथ में किया। तो करीब करीब जब से तुले सर आए हैं और होंगे सर आए, अर्षा मैडम आए, उसके 2 साल के बाद, 2 साल के पहले से मुझे थोड़ी सी मुक्ति मिली है, और इन लोगों के सहयोग से कम रिलैक्स हूँ अभी। अदरवाइज मुझे 2018 तक कंटिन्यूसली विलेज कैंप्स करने का मौका मिला, और सभी स्टूडेंट्स इतने अच्छे थे। अभी आप लोगों का जो ये है, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। हम अगर प्रैक्टिकल बेस पर नहीं है फील्ड में, फिर भी ऑनलाइन के बेस पर आप लोग यहाँ जुड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं जो अलग अलग जो एक्सपीरियंस आए हैं अलग अलग विलेजेस का, तो उन कुछ एक दो विलेजेस थे जहाँ पे एक जो
इसका अल्कोहल से रिलेटेड था। बहुत ही वो उस विलेज में एक डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे फैमिली के मेंबर्स, देन वहाँ के लोग। तो वहाँ हमारे जब उनको ये सारी चीज़ें हिस्ट्रीज बताएं कि वहाँ इस तरह का एक्टिविटी चल रही है तो उसे हम किस तरह से बंद कर सकते हैं। और आप इमेजिन नहीं करोगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स ने डेली जो आपका यहाँ पे जो आपने प्रभात फेरी किया होगा उस प्रभात फेरी में देन उसके साथ साथ कुछ रोल प्लेज जिसको हम कहते हैं नुक्कड़, और उसके माध्यम से हर एक तो वहाँ पे स्क्वायर पे हर एक चौक पे जहाँ जहाँ उनको इंटीमेट किया गया कि यहाँ यहाँ आपको ये नुक्कड़ रोल प्ले करना है, यहाँ ये करना, तो उन्होंने उस अल्कोहल या जिसको हम दारूबंदी की बात करते हैं तो वो सारा चीज़ किया। तो ऐसे करके उस विलेज को करीब करीब 5 दिन तक, मिनिमम 5 दिन तक मॉर्निंग टू इवनिंग, और देन उसके साथ साथ नाइट में जो आपका कल्चरल प्रोग्राम होता है उस कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भी जो एक्टिविटीज या जो रोल प्लेज वहाँ पे किए जाते थे वो भी अल्कोहल से रिलेटेड फोकस करते थे। वहाँ के लोगों को लगने लगा कि ये बाहर के स्टूडेंट्स आके हमारी कमजोरियां हमें बता रहे हैं, और उनको लोगों को ये अवेयर किया गया कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, रोका जा सकता है, इससे नुकसान क्या हो रहा है। एक व्यक्ति अगर ड्रिंक कर रहा है फैमिली में तो पूरा फैमिली किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टूडेंट्स ने किया, किसी टीचर ने नहीं। और विलेज कैंप में ये होता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ हम एक हिंट्स देते हैं कि आपको इस प्रकार का रोल करना है, फिर वो बच्चे अपने आप में नए नए इनोवेटिव एक्टिविटीज वहाँ पे नए नए आर्ट्स प्ले जो भी है वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्ले करने का प्रयास करते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से वहाँ जो 5 दिन में हुआ, फिर देन उसके बाद में जब 5 दिन हो गए विलेज कैंप वहाँ से आ गया वापस आने के बाद में मुझे फ़ोन आया उसी गांव से कि आप लोगों के आपके स्टूडेंट्स ने जो कमाल किया हम लोगों ने अभी तक नहीं कर पाए उतना कमाल आपके स्टूडेंट ने किया। और विदिन जिस दिन हम यहाँ वहाँ से 8 बजे निकले थे 10 बजे वहाँ पे मीटिंग हुई ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत में मीटिंग होने के बाद में ग्राम पंचायत ने डिसीजन किया कि आज से यहाँ पे दारू बंद होगी। और ये मैसेज मुझे करीब करीब 12-1 बजे मिला, और जैसे ही मैसेज मिला मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि हमारे स्टूडेंट ने ये एक्टिविटीज़ किया जो पिछले 10 सालों से गांव के लोग लगे थे लेकिन नहीं कर पाए थे, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स ने किया तो वो एक जो कमाल है या एक जो आपने इनिशिएटिव लिया था, आपने नहीं लेकिन आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने एज ए विलेज कैंप के स्टूडेंट्स ने वो कमाल करके दिखाया था। देन दूसरा ये था कि उसी गांव में फिर दूसरे साल भी गए थे, तो वहाँ पे जो डैम था उस डैम में मिट्टी डालने का काम किए। तो उस मिट्टी डालने से ये हुआ कि हमारा जब कैंप जाता था तो कैंप जाता है करीब करीब नियर अबाउट आपका दिसंबर जनवरी में, तो उस समय में उस नदी का जो पानी होता है वो कम हो जाता है, और कुछ जनवरी फरवरी से पानी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है या उस नदी में धारा नहीं रहती है। तो उस समय ये देखा गया कि अगर पानी नहीं वो जो डैम बना था वो डैम भी टूटा हुआ था। तो हमने एक सभी स्टूडेंट्स ने वो प्लान किया कि गांव से जो सीमेंट की बोरी होती है जिनके जिनके घर में काम किया है या छोटे छोटे जो सीमेंट की बोरी होती है उनको उन्होंने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में फिर वो एक दिन श्रमदान का होता है, तो श्रमदान के माध्यम से वहाँ जो बोरियां थी उन बोरियों में मिट्टी भर के वो जो टूटा हुआ डैम था वहाँ भरना चालू किए। तो करीब करीब 2 से 3 घंटे में करीब करीब हम 8 बजे वहाँ सभी लोग गए थे, तो 10 से 11 बजे तक वो पूरा जो डैम जितना करीब नियर अबाउट आधे से ज़्यादा जो छोटा डैम था तो उसको भर दिए। और उस समय पानी कम था तो धीरे धीरे करते करते वो पानी भरना चालू हुआ। और वो ये हुआ कि उस पूरे गर्मी में वहाँ के जो भी एनिमल्स थे, जो भी उनके गाय थे भैंस थे और एनी अदर जो भी वहाँ के जो किसान थे उसके आजू बाजू साइड में, उन्होंने अपने खेत में पानी देकर सिंचाई करने का काम किया, और उसके साथ साथ जो एनिमल्स थे उनको पानी पीने की व्यवस्था हो गई। तो ये जब पूरा हो गया तो उसके बाद जब पानी की किल्लत होती है गर्मी के दिनों में, तो जून महीने में फिर से फोन आया कि नहीं आपके स्टूडेंट्स ने ये काम किया था, तो इसके बेस पर आज उस पर्टिकुलर एरिया में पानी अच्छा है। या उसके साथ साथ वो जो वहाँ के जो डगवेल्स होते हैं उनमें और बोर में पानी की जो मात्रा थी या जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल बहुत अच्छा था।
तो ये ऐसे कुछ काम किए हैं विलेज कैंप के माध्यम से। अब इस बार हमारा ये ऑनलाइन होने के वजह से हम नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे या फिर जो अभी BAW आप लोग सेकेंड ईयर में हो, जो MAW में जाएंगे, तो शायद वो स्टूडेंट्स इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, ताकि कहने का है कि हम 5 दिन के लिए उस विलेज में जा रहे हैं, और उस विलेज में जाने के बाद में हम कुछ तो भी करते हैं, नॉट ओनली कि एंजॉयमेंट या पिकनिक। वो पिकनिक तो आपका रहता ही है, वो एंजॉयमेंट आप करते ही है, वो एंजॉयमेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तो भी ऐसा, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ तो भी वो उन विलेजेस के लोगों को अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली उस कॉलेज का तो नाम होता ही है, स्टूडेंट्स का भी नाम होता है। देन उसके साथ साथ वहाँ के कुछ, उसी स्कूल में एक हमने ये किया था कि पहले जब विलेज कैंप्स होते थे तो आनंद मेला करके होता था, तो आनंद मेला में हम कुछ चीज़ें परचेस करके लेके जाते थे और उन लोगों को हम बेचने का काम करते, तो वही हमें कोई वहाँ पे बिजनेस नहीं करना होता था। उसके साथ साथ ऐसे कुछ एक्टिविटीज होते थे जिसमें हमें पैसा लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो इतने सारे एक्टिविटीज है। और उन बेस पर लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में वहाँ एक्टिविटीज करने के बाद जो भी पैसा कलेक्ट होता है, उस पैसे को कलेक्ट करके वहाँ के स्कूल में, क्योंकि जिस स्कूल में हम 5 डेज या 6 डेज हम रुकते हैं, उन स्कूल में एज डोनेशन के बेस पर देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में ऐसा बाहर का कुछ फंड मिलता नहीं, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आता है वही है, अदरवाइज उनको बाकी का फंड नहीं मिलता है, तो उस बेस पर भी उनको हेल्प होती है। तो वो भी हमने मुझे याद आ रहा है कि 2015 में हमने करीब करीब 3,822 रुपये समथिंग कुछ वहाँ के HM को दिए थे। तो वो इतने अप्रिशिएट कर रहे थे उस समय हमारे बच्चों को कि देखो, और बच्चों को हमने कुछ नहीं दिया, पैसे नहीं दिए थे, कुछ नहीं, लेकिन हर एक बच्चे ने कुछ तो भी कलेक्शन करके लाया था अपने ग्रुप बनाकर, अलग अलग, किसी ने रोल प्ले किया था, किसी ने डोनेशन मांगा था, अलग अलग अपने अपने तरीके से। वो इतने सारे एक्टिविटीज है कि आपके स्किल लैब में वो एक्टिविटीज इस साल शायद नहीं हुए हैं, वो हो जाएंगे। तो वो एक्टिविटीज के माध्यम से आप फंड कलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट इसमें हमने बात किया था कि जो बुके बनाना है, तो हम देखते रहते हैं, या आप लोगों को अगर कहीं प्रोग्राम करने की बात की, तो प्रोग्राम करते समय होता क्या है कि अगर आपको फंड की आवश्यकता होती है कि बुके लाना है, नाश्ता करना है, और बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे गाँव में नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी रिसोर्सेस हमारे पास में, हमने केसवर ग्रुप वर्क या आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, कि जो साधन हमारे पास में अवेलेबल है उसको हम पर्टिकुलर समय पे, पर्टिकुलर वे पे, या उस सिचुएशन पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसी तरह से किया जा सकता है, और वही उसी प्रकार से हमने वो करने का प्रयास किया। ये एक विलेज की बात हो गई। दूसरा एक विलेज था, उस विलेज में जो लाड़े, जो हमारा कॉलेज ने उस विलेज को एज अ दत्तक एडॉप्टेड विलेज करके एक्सेप्ट किया है। वो विलेज यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और आपको वहाँ जाना था। वहाँ पिछले 2 साल पहले हमारे जो महाविद्यालय के स्टूडेंट्स जाते थे, टेंट बना कर रहते थे। वो टेंट में दिसंबर जनवरी फरवरी में बाहर बहुत ठंड रहती थी, लेकिन वो टेंट के अंदर जाने के बाद में बहुत गर्मी होती थी, वहाँ कोई नहीं रुकता था। तो वो भी सिचुएशन है वहाँ पे बहुत। और यह है कि विलेजेस में वो टोटली ट्राइबल विलेज है और अच्छा विलेज है, तो वहाँ जाने का मौका आपको, अगर कभी आप चाहते हैं तो जाकर वहाँ आ सकते हैं। वहाँ जो वाटर सेट से रिलेटेड काम किया गया है, कुछ हमारे प्लांटेशन किया गया है, और वहाँ मधुमक्खियों का पालन से रिलेटेड भी बात की है। वहाँ कुछ कौन से मुर्गे सर, कड़कनाथ कड़कनाथ मुर्गियों का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वो कितने बचे हैं, वो अभी अगर आप कैंप में जाते तो शायद आपको पता चलता कि कितना उसका यूटिलाइज हुआ है। तो वो हमारी सोसाइटी, कॉलेज, ये दोनों ने मिलकर वो काम करने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि विलेज कैंप खास करके ये होता है कि जो हम सिटी में रह रहे हैं, तो यहाँ रहते हुए जो अर्बन एरियाज में रहने के बाद हमें विलेजेस के बारे में सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं
और सिर्फ जो हम इमेजिन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, या हम किताबों में पढ़ लेते हैं या कभी न्यूज़पेपर में हम देख लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो लाइफ है वहाँ जाने के बाद हमें दिखाई देता है। जब वहाँ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने बड़े प्रॉब्लम, जब वो देखते हैं तो वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इवन हम जब इतने लोग जा रहे हैं तो इतने सभी लोगों को हमें रहने की व्यवस्था नहीं होती है। जब रहने की व्यवस्था होती नहीं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे बच्चे तो रोने की इसमें अवस्था में दिखाई देते जब वहाँ पहुँचते अपना बैग लेकर कि सर हम रहेंगे कहाँ। जब उनको दिखाया जाता है कि एक प्राइमरी स्कूल का एक कमरा, तो उस समय सोचते हैं कि यहाँ रहे कैसे, बेड नहीं है, फैन नहीं है, और वहाँ देखते तो खिड़की भी नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जब कैंप जाता है फिर बच्चों को ये देखने मिलता है कि रियल लाइफ जो ये है कि उनकी जो वास्तविक जीवन है। ऑलरेडी हम तो सिर्फ ओनली 4 और 5 दिन के लिए जा रहे हैं, वो भी नॉट ओनली के अकेले, वहाँ हम ग्रुप में जा रहे हैं। वो तो लोग सालों से रह रहे हैं उसी जगह में, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमें क्यों दिक्कत आ रही। तो हम सीख ही नहीं पाते कि एडजस्टमेंट सोशल वर्क में जो 3-4 चीज़ें सिखाई जाती है आपको कि सोशल वर्क में अगर आते हैं या कोई भी व्यक्ति है अपने पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर आप एडजस्ट करते तो प्रॉब्लम कहीं से भी क्रिएट नहीं होती है। हम अपने आप में वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट हमारी होती है, वो हम इमेज करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। पहले दिन तो बड़े शौक से जाते हैं, हमें लगता है नहीं विलेज देखने जा रहे हैं, इतना आनंद रहता है। हम बस में जाते हैं, आधा 1 घंटा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा वो दिन ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है वैसे हमारा पारा भी चढ़ते जाता है, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी वहाँ दिखाई नहीं देती। देन उसके साथ साथ जैसे नाइट होती है ना, तो उस समय और भी मजा आता है। लाइट नहीं होती है, और लाइट ना होने के कारण फिर जब वो मच्छर फैन ना होने के कारण वो बहुत डिफिकल्टीज, इतना सारा ये प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं विलेज कैंप में। तो ये कहना ये है कि विलेज कैंप ये एक अच्छा अनुभव होता है। अच्छा आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ एक्सपीरियंस देते हैं कि, और वहाँ एक खासियत है कि आपको इतना अच्छा शुद्ध हवा मिलता है जो हम यहाँ पे बैठे बैठे एसी में रहे या कहीं रहे, लेकिन वहाँ का जो शुद्ध वातावरण मिलता है तो उसके कारण आपको बीमार गिरने का तो कोई चांस नहीं रहता है। और जो जिन विलेजेस में हम जाते हैं वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम उतना यानी नाली वगैरह तो आपको दिखाई नहीं देंगे, तो जिसके कारण मच्छर होने का तो प्रॉब्लम नहीं हमारे सिटी में जैसे है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का ये है कि आप जो भी विलेज में जाते हैं तो वहाँ ये सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, किया जा सकता है। देन उसके साथ साथ हमारी अपनी आइडियाज़ होती है, वो आइडियाज़ को आप आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, देन आपके रोल प्ले होता है, नुक्कड़ होता है, उसके माध्यम से आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपके पास में जो जो टैलेंट है। और बेसिकली ये होता है कि हमारे पास में आज नेट अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, व्हाट्सअप अवेलेबल, चैटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन विलेजेस में ये सारी चीज़ें नहीं है। आज भी अगर आप जाके देखोगे विलेजेस में तो अभी उनकी जो खेती का काम चल रहा है तो उस खेती के काम में हमें ये देखने मिलता है कि वहाँ आज लाइट नहीं है। लाइट ना होने के कारण वो मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते, और जो कि सिंचाई के लिए वो पानी नहीं दे सकते। हमारे पास में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमें वी आर वेल इसमें रहते हैं तो हमें उतनी, लेकिन जब हम वहाँ जाकर रियल लाइफ देखते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं लोग इस तरह से भी रहते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि जब हम वहाँ कुछ समय के लिए कुछ दिन के लिए जाते हैं हमें थोड़े से असहज महसूस होता है, लेकिन वो लोग वहीं पे रह रहे हैं। तो उनके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे आपका सर्वे होगा तो उसके बेस पर रिसर्च कर सकते हैं, पीआरए किया जा सकता है। देन उसके साथ साथ वहाँ बैठ के आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होगा, हेल्थ की फैसिलिटीज से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। उनके उनका मेन मकसद होता है कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज आ रही है उनको क्या क्या आवश्यकता होती है। और बहुत सारे इतने डिफिकल्टीज हैं उन लोगों के पास, क्योंकि उनको राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, देन उसके रोजगार पंजीयन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, इतने सारे। और वहाँ पे बहुत कम लोग यानी पढ़े लिखे तो है लेकिन उनको रोजगार नहीं होने के कारण वो भी उनकी जो मनस्थिति है वो भी कुछ अलग तरीके से हमें दिखाई देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पर कि हमें काम करने का एक मौका मिलता है। हम 2 4 5 दिन भी क्यों नहीं गए, अगर एक आपने राउंड लगा लिया उस पूरे विलेज में, क्योंकि पहला दिन आपका होता है आपके अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन उसके बाद में आप जो दोपहर का जो सेशन होता है उसमें आप विलेज विजिट होता है। विलेज विजिट में हमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, तो उस समय हमें पता चलता है लोगों के साथ हम कितना जुड़ते हैं। जो व्यक्ति लोगों के साथ जुड़ते हैं उन व्यक्ति को
तो क्लियर पता चलता है कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। और वो जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल। आज रोड है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर वे पे वे उसे किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो उन्हें पता नहीं चल पाता। जब हम कैंप के माध्यम से जाते हैं, कितना हम दे सकते हैं, हमारा जो भी नॉलेज है, हमारे जो भी स्किल्स है, उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ताकि वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम हम पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। वी आर नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन हम उनको कुछ हद तक हम मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम अवेयर कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी कोरोना की जो वैक्सीन चल रही है, गाँव के लोग लेने के लिए तैयार नहीं मिले। यहाँ अगर हम देखते हैं अर्बन एरियाज में, तो यहाँ लाइन लगी रहती है मॉर्निंग से 5:30 से लोगों की लाइन लगी रही, वहाँ कोई आते ही नहीं, दे आर नॉट अवेयर, उनको पता नहीं। बहुत सारे, जस्ट मैं कभी कभी जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, नहीं हमें लेना ही नहीं है। तो ये जो डिफिकल्टीज है, अभी शायद आपका कैंप रहता तो शायद आप लोग उनको अवेयर करते, और आप अगर जितने 100 या 120 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट जाकर लोगों को अवेयर करते, तो शायद आपके वजह से उस पर्टिकुलर विलेज में, या जो अलग अलग विलेज में आप सर्वे करने जाते, वहाँ के करीब करीब 3 से 4 विलेजेस में आप लोग जाकर लोगों को अवेयर करते। ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए होता था कि उतने लोगों को आपने वैक्सीन के लिए अवेयर करवाया, या और भी उनके हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती वो आप बता सकते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती कि अगर हम 5 दिन के लिए क्यों ना गए, लेकिन जो लोगों को जो जो अलग अलग प्रकार से, चाहे योजनाओं के माध्यम से, आपका पीआरए के माध्यम से आप बता सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पंचायत के माध्यम से कुछ डिफिकल्टीज दिए जा सकते हैं, आपके जो एनजीओ मैनेजमेंट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहाँ के एसएचजीज को आप बता सकते हैं कि बहुत सारे विलेजेस में एसएचजी होती है, तो और भी ज़्यादा पैमाने पर वो अच्छा प्रोडक्शन क्या क्या कर सकते हैं जो उनके लोकल लेवल पर अवेलेबल है, उनको मार्केट कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, और एक अच्छा बिजनेस वो किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। श्रमदान के माध्यम से भी आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ अवेयर करवा सकते हैं। अभी एक लड़ाई में जो इसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ काम किए गए, तो वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा कभी अगर आप जाते हैं, तो उससे अभी बहुत सारी चीज़ें, जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है। इवन वहाँ के जो डगवेल्स हैं उनका जो लेवल है वो भी अच्छा रहता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है और करने का मौका मिलता है। दुख इसलिए हुआ इस साल कि आपको प्रैक्टिकल बेस पर जाने का मौका नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। आज जो भी कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा था उससे अच्छा तो है कि कम से कम हम हमारे इस ऑनलाइन बेस पर कर रहे हैं। यानी जो भी आपका सिलेबस जितना आपका पूरा होना चाहिए, वो पूरी कोशिश जो भी इंचार्जेस है, पुलिस सर है, अर्चना मैडम है, होंगे सर हैं, ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी सिलेबस है वो पूरा करें, और पूरा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके ऑब्जर्वेशन विजिट मोस्टली आपके इसी इसमें हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कि इस बार जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार आपके पूरे जो करने का प्रयास, ऐसे बात करने के लिए बहुत है, इतने सारा का जो भी चीज़ें विलेज कैंप से रिलेटेड। ओके, कहने का तात्पर्य है कि आपके जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर के, उन स्किल्स को उन विलेजर्स के साथ में आप शेयर करते हैं, आपके व्यूज शेयर करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को लेकर आने वाले समय में आप कोई रिसर्च की प्रोसेस करते हैं या रिसर्च की एक्टिविटीज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। और उसका बेनिफिट ये है कि जब आप वहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम, चाहे एसएचजी से रिलेटेड हो, ग्राम पंचायत से रिलेटेड हो, वुमेन से रिलेटेड हो, यूथ से रिलेटेड हो, ओल्ड पर्सन से रिलेटेड हो, चाइल्ड से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ये सारे प्रॉब्लम्स आप जब आइडेंटिफाई करते हैं, तब आप जब बीएडब्ल्यू फाइनल में जाते हैं, तब आपका ग्रुप रिसर्च होता है, तो उस ग्रुप रिसर्च का भी आप उसमें आपको एक सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। देन एमएडब्ल्यू के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको भी ये जो आइडेंटिफाई करना या एक रिसर्च करना होता है, वो रिसर्च आराम से कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ जाने के बाद मिलता है। और बहुत सारे जो आपके रिसोर्स पर्सन आए होंगे, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की होंगी। तो उस बेस पर विलेज कैंप का मतलब ही यह होता है, आपके तो विलेज से रिलेटेड उनके रिचुअल्स है, उनके कल्चर है, उनका सोशो इकोनॉमिक्स जो भी कंडीशन है, वो सारी चीज़ें देखने का मौका मिलता ही है।
देन ग्रुप लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने मिलता है कि 5 दिन आप अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं, वो एक सीखने मिलता है। देन उसके साथ साथ आप घर में रहना और विलेज उस कैंप में रहना जो कि 5 दिन तक, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन किस तरह से फॉलो करना, ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलता है। यहाँ पे भी शायद आपके जो प्रभात फेरी है और बाकी के जो प्रेयर्स है, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने का आपको मौका मिलता है। और बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, समय दिया था मुझे 10 मिनट का, यहाँ करीब करीब मैंने 40 मिनट का समय दिया। आदत से मजबूर है हम प्राध्यापक लोग की, करीब करीब 45 मिनट पूरा करते ही हैं, चाहे किसी भी तरह से हो। ओके, तो फिर भी बताते बताते जानकारी अधूरी रह ही जाती है। ओके, तो ये इतने कि जो अलग अलग विलेजेस में जो हमने काम किया था, साथ में हमारे कविराज सर अक्सर करके जहाँ जहाँ हम विलेज कैंप करते थे, वहाँ वहाँ एज ए सोशोलॉजिस्ट के बेस पर हमारे साथ हर बार रहे हैं, और उनका भी योगदान अधिकतर सभी कार्यों में, और स्पेशली उनके जो योगा उसमें रहता था, अभी भी है ही है। लेकिन इस साल सर को कोई चांस नहीं मिला योगा सिखाने का, वो एक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो कोशिश ये रहे कि आने वाले समय में जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है, तो डेफिनेटली आप विलेज कैंप आज इस साल नहीं जा पाए, लेकिन आने वाले समय में जब भी आपको मौका मिलता है, तो वो सारी चीज़ें करने का आप प्रयास कीजिएगा। बात करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। कितना बताए, जो 2-3 चीज़ें जो अचीवमेंट्स बताए, उससे अच्छे अच्छे अचीवमेंट, यानी एक मैन पावर की हम जब बात करते हैं विलेजेस में, तो नियर अबाउट हम 3 से 5 लाख रुपए का जो मैन पावर का, जो अगर हम उसको कास्ट इसमें अगर कैलकुलेट करते हैं, तो हर साल जो त्रिपुरी समाज कार्य महाविद्यालय ये विलेज में जब काम करता 5 दिन के लिए, तो नियर अबाउट 3 से 5 लाख रुपए का काम जो विलेज कैंप के जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ करते हैं। उसको हम कैलकुलेट ऐसे मनी के इसमें नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम डिवाइड करते हैं हर एक इसमें, तो नियर अबाउट 3 से 5 लाख रुपए का वो काम होता ही है। तो ये अगर ग्राम पंचायत को अगर हम बताएं इस तरह का काम किया, तो डेफिनेटली उतना बजट बनता है। तो इतना काम कॉलेज के माध्यम से, आपके माध्यम से उस पर्टिकुलर विलेज को हम प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी बड़ी जो योगदान है हमारे महाविद्यालय का, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। आप लोगों को शायद नींद नहीं आ रही ना? तो ओके, थैंक यू। आप लोगों ने तुले सर और श्याम मैडम, होंगे सर, और जो यहाँ के इंचार्ज स्टूडेंट्स है विलेज कैंप, इन सभी को धन्यवाद कि आज यहाँ आप लोगों के साथ में, आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मुझे मिला, इसलिए सभी को धन्यवाद। Thank you so much, sir. I would really like to take this time to thank you, sir, for your ocean of knowledge that you have and the experience that you have shared on this platform. It is really valuable for us students as trainee social workers, and even as like people who need to learn about more human interaction with more understanding of human psychology and understanding the difference between a rural and an urban area. Thank you so much for your insight over this. For now, we also have, I would like to, it's my honor to welcome Dr. Sunirmal Kaviraj sir. Yes, it's our honor. And on behalf of the village camp, the virtual village camp that we are having for the first time, I would like our student members, Triveni, can you please pass on the plantation to Kaviraj sir and Rizvi. After that, can you please pass on the plantation to Polo. Thank you. And Rizvi, can you please pass on the plantation to Dhurvesa? मुझे भी दे थैंक यू। अरे वो फोटो नहीं कौन दे रहा है उसका पता चलेगा। Thank you so much. Thank you so much for your presence. It's time for us to थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए, हाँ जी, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए चलते हैं for our lecturer who's known for his speed. होंगे सर के पास, होंगे सर, we are really excited कि आपके तरफ से क्या है, because recent years में हमने हमारे seniors से भी सुना है आप सभी का, आपका अर्षय सर का involvement,
very excited for that. Sir, please, over to you. Welcome, sir. अगर मेरे पहले कबीराज सर के कुछ दो शब्द दे लेते तो Wait, sir, so पहले आपका सर दो शब्द आज विलेज कैंप आप गेस्ट बोल के आए हैं सर, आप कुछ बोलिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। विजिट के लिए आए हैं हम लोग। So, good afternoon. हम अभी विलेज कैंप में हैं। विलेज कैंप खास करके हम लोग जब फिजिकली जब विलेज कैंप में जब जाते थे तब हमारे जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, बाकी हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उन सभी को हम लोग बुलाते थे अलग अलग इशू पे बात करने के लिए, अलग अलग इशू के नॉलेज प्राप्त कराने के लिए बच्चों को। और क्योंकि ये विलेज कैंप का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपके ओरिएंटेशन के माध्यम से ही समझा दिया जाता है। विलेज को हम नज़दीक से जाने, हम हमारी जो व्यवस्था है इस व्यवस्थाओं में हम सिर्फ शहरी वातावरणों में शहरी वातावरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि भारत जो देश है ये ग्राम में बसा हुआ है, ये बात डिक्लेयर्ड है। इसलिए ग्राम की, गांव की जो व्यवस्था है किस प्रकार है उसे जानने के लिए हम ये विलेज कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और ख़ास करके ये विलेज कैंप में जब हम जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ की जो वातावरण है, अभी ध्रुव सर ने आपको बहुत इसके बारे में इंसाइट दिया है। बावजूद इसके मुझे दो शब्द कहने के लिए कहा है। तो हम एक्चुअली विलेज में जाते हैं तो विलेज के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के सोशल कंडीशंस हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था है, ये सभी को एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम प्राप्त करने के लिए वहाँ जाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, ये किस प्रकार ग्रामों में कार्य करती है। इसलिए ग्राम में जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके माध्यम से जो सरपंच है उससे मिलते हैं, उनके परमिशन लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे लिए एक व्यवस्था होती है। और ये प्रोटोकॉल के एक सिस्टम भी है कि हम हमारे जो विलेज कैंप है खास करके जो JW पार्ट 2 के जो बच्चे हैं और MSW पार्ट 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपल्शन का पार्ट है। यहाँ जाने के बाद हम सिर्फ वहाँ देखने के लिए ही सिर्फ एज ए टूरिस्ट नहीं जाते, हम उसके इंसाइट को लक्ष्य करके ही हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एम होना चाहिए कि एक्चुअली वहाँ पर होता क्या है। बहुत सारे बच्चे हमारे गांव से भी हैं, वो जानते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम यूज्ड हो जाते हैं जिस चीज़ के बारे में, उसके बारे में हमको एक अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि शादी के प्रोसीजर क्या है। शादी के प्रोसीजर, मंगलसूत्र डाल दो, 7 फेरे ले लो, शादी हो गई। ये जो बातें हैं ये खास करके विशेष एक कम्युनिटी के लोगों के माध्यम में ही सर्वजन विदित होते हैं। दूसरे कम्युनिटी के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं यहाँ समथिंग यूनिक है। ये थियोरिटिकल जो नॉलेज है, हम जब गांव में भी रहते हैं, गांव में रहते हुए भी हमारे जो दैनंदिन जो दिनचर्या है वो इतना यूज्ड हो जाते हैं तो उसके बारे में हमको उतना ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करते वो बात को। इसलिए हम जब बाहर से जब जाते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव वे में विलेज को हम देखते हैं। और वहाँ जाने के बाद हमारे वहाँ रहने की व्यवस्था होती है। हम घर से बाहर जाके वहाँ कुछ दिन बिताते हैं और ये जो दिन बिताते हैं खास करके हमारे जो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन हमारा घर का रहता है, घर से हम कॉलेज आ रहे हैं फिर घर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ जाके डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है
और खास करके ये जो डेली रूटीन है, इस डेली रूटीन में हमने हमारे गुरु सर, निशांत सर, हम लोगों ने बहुत विलेज कैंप किए हैं। तो उसमें हमने कई बार देखा है कि एक होम सिकनेस बच्चों में कई बार दिखता है। होम सिकनेस, घर से बाहर जा रहे, घर से बाहर जा रहे मम्मी की याद है, घर से बाहर जा रहे अचानक तबीयत खराब हो रहा है, क्योंकि वहाँ कंफर्ट जोन नहीं मिलता, तुम्हारा जो सोने का जो बिस्तर है वो नहीं मिलता। सुबह वहाँ पर 5 बजे उठना पड़ता है, जैसे ही सीटी बजी 5 बजे उठ के तुमको फ्रेश होके उसके बाद फिर एक ड्रिल होता है। मैं जब विलेज कैंप में गया, खास करके मेरी एक ड्यूटी ये थी, क्योंकि सुबह सुबह उठने की जो एक आदत है, और उस आदत के बाद में खास करके हम योगा करते ताकि आपकी जो दिनचर्या है वो एक अलग माहौल में जा रहे हैं, तो एक एनर्जी बना रहे, और वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में ही, सूर्योदय के पहले ही, चाहे कितने भी ठंडी क्यों ना हो, हम लोग जाते थे दिसंबर जनवरी के महीने में, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। अक्षय मैम भी हमारे साथ में इसके पहले भी 1-2 विलेज कैंप किए। तो मॉर्निंग आवर में सब जैसे सिटी बजी सभी बच्चे लाइन पे लग जाते। लाइन पे लग जाने के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उठना थोड़ा सा लेट होता है, घर की आदत है, तो लेट उठते हैं। जैसे मैं वहाँ खड़ा हो गया तो उसके बाद फिर जो भी लेट आएंगे उनको पनिशमेंट है, 2 चक्कर मारो, रनिंग 2 चक्कर मारो तुम, कोई एक्सक्यूज नहीं। जैसे ही वो रनिंग मारते उसके बाद वो ठंडी जो है वो ठंडी दूर हो जाती। एक दूसरे दिन से सभी बच्चे समय पर पहुंच जाते। और जो हम योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, उससे पूरे दिन भर की एनर्जी, हम जो नॉलेज लेने के लिए वहाँ जाते हैं वो नॉलेज हम वहाँ पर सही तरीके से उसको रिसीव कर सकते हैं। अभी तो ये वर्चुअल कैंप है, लेकिन ये वर्चुअल कैंप में भी मैं ये चाहूँगा कि आप सभी जो बच्चे हैं वो ये मान के चले कि हम विलेज में हैं, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में उठो, उठ के एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट ये 2-3 दिन करो, और ये 2-3 दिन करने के बाद में आपको नेक्स्ट डे में अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी, और आपको वो योगा एक्सरसाइज करने के लिए आपके शरीर ही प्रेरित करेगी। तो देखना दिन भर आप तरोताजा महसूस करोगे, और उससे आप जो रिसीव करना चाहते हो वो रिसिप्टिविटी भी बढ़ जाएगी। मैं आज विलेज कैंप में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एज ए गेस्ट करके मैं आ गया, और मुझे स्पॉन्टेनियसली कुछ कहने के लिए कहा गया है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वर्चुअल विलेज कैंप ही क्यों ना हो, फिर भी हम विलेज में हैं ऐसा हम सोचे और ऐसा मान के चले। देखो, एक भाव सिद्ध एक बात होती है। भाव सिद्ध कैसी बात होती है बताएं? कि दोपहर में अगर मान लो, या फिर रात में अगर आप सोने के बाद में जब उठते हो, उठने के बाद में एक सपना देखा आपने, और वो सपना क्या है? मगरमच्छ की सपना देखा आपने। तो वो मगरमच्छ की जो सपना है, वो सपना का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है? पता चला कि मगरमच्छ के सपना देखने से तबीयत खराब हो जाती है। जैसी तबीयत खराब हो जाती है, ये जैसे ही पता चला आपकी तबीयत खराब होना शुरू कर देता है। तबीयत अचानक धीरे धीरे खराब होने लगता है। दूसरे ही पल में किसी ने आके अगर कहा कि सर या मैम या जिसकी भी तबीयत खराब हो रही है, उनको अगर महामृत्युंजय मंत्र उदात्त कंठ से अगर किसी ने उच्चारण करके सुनाया, यूं या जाओ महे, वो वाला जो महामृत्युंजय मंत्र,
वो मंत्र जैसे ही कहा गया है, उसके बाद पूछा गया है कि ये इससे क्या होता है, और इससे तबीयत ठीक हो जाती है। जैसे ही कहा गया है कि इससे तबीयत ठीक हो जाती है, महामृत्युंजय मंत्र है, तो धीरे धीरे आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। ये भाव सिद्ध अवस्था की बात है, और ये भाव अभी आप लोग एक्चुअल में विलेज में हैं, ये मान के आप यहाँ उपस्थित हो, और उसी वो नज़रिया, वो सिनेरियो वैसे ही आप विलेज में हो ऐसे मानो, और इस प्रकार से 2-3 दिन व्यतीत करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू सो मच सर आपके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं होंगे सर से निवेदन करती हूँ कि अब वो हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू ऐश्वर्या, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाविद्यालय के हमारे वरिष्ठ दुर्वेश सर, कबीराज सर का। इन्होंने आप लोगों को मार्गदर्शन किया, इनको अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। दुर्वेश सर ने और कबीराज सर ने जब से वो इस महाविद्यालय में ज्वाइन हुए तब से बहुत काम किए हैं, और तकरीबन आयशा मैडम का, टूले सर का, मेरा, गजबे सर, फटिंग मैडम, हम लोगों ने भी जब से ज्वाइन हुए तब से 6-7 कैंप हमने इस कॉलेज में कर लिए हैं। तो एक कैंप करने का तो अनुभव बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग उतावले होते हैं कि कब हमारा नंबर विलेज कैंप पे लगेगा और कब हम विलेज कैंप जाएंगे। क्योंकि इसका कारण यह है कि हम साल भर इस कॉलेज में रहते हैं, आप लोग भी विद्यार्थी इस कॉलेज में आते हो, पढ़ते हो, घर में रहते हो, घर से कॉलेज जाते हो, आसपास के पड़ोस में रहते हो, लेकिन ये हमारा एक रूटीन बन गया है। और इसके व्यतिरिक्त हम कहीं आगे नहीं जाते, कभी चले जाते गाँव में रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन इसके व्यतिरिक्त हमें एक मौका मिलता है कि गांव में जाके गांव के संस्कृति से रूबरू होने का, गांव की लोगों के साथ मिलने का, विभिन्न प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ चर्चा करने का, उन लोगों को सुनने का, उन लोगों के विचारों को जानने का। और ये मौका तब मिलता है जब हम विलेज कैंप जैसे कई जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारा भारत देश ये कहता है कि हमारे भारत देश की संस्कृति जो है गाँव से शुरुआत होती है इसकी। हमारा जैसे समाजशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर कबीराज सर ने कहा था कि हमारा जो देश है वो गाँव में बसने वाला देश है। इस देश में हर 50 किलोमीटर पर लोगों की संस्कृति बदलती है, लोगों के रहन सहन, लोगों का खान पान, लोगों के विचार और लोगों की हर चीज़ें जो बदलती रहती है। फिर वो उनके व्यवसाय से संबंधित हो, उनकी भाषा से संबंधित हो, उनके कपड़ों से संबंधित हो, और ये सब चीज़ें जो बातें होती है हर 50 किलोमीटर पर बदलती रहती है। आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए। सोशल वर्कर में ये स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसकी ऑब्जर्वेशन करते रहे, हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन करे ताकि उसको कुछ नया फाइंडिंग्स मिलते जाए, है ना। और ये क्यों होते हैं हर 50 किलोमीटर, क्योंकि हर 50 किलोमीटर पर लोगों की संस्कृति जो है वो बदलती रहती है, और संस्कृति के साथ साथ व्यक्ति के सभी आयाम जुड़े होते हुए, सभी आयाम यानी उनकी शिक्षा, उनकी भाषा, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, उनके धर्म, उनके त्योहार, ये सारी बातें जो होती है उनके संस्कृति से, संस्कारों से जुड़ी होती है। इसीलिए हर 50 किलोमीटर पर हमारे देश में लोगों के खान पान, रहन सहन, विचार, संस्कृति सब बदलती रहती है। और इन्हीं विचारों का अध्ययन करने के लिए, इन्हीं संस्कृतियों को जानने के लिए, इन सभी आयामों से एकजुट होने के लिए हम लोग करते हैं, विलेज कैंप करते हैं। तो केवल यही एक उद्देश्य नहीं होता, तो विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़नी चाहिए, विद्यार्थियों में ग्रुप लिविंग क्या होती है ये एक स्किल उन लोगों में डेवलप होनी चाहिए, विद्यार्थियों में जो कुछ अन्य सुप्त गुण होते हैं जिसे हम हिडन स्किल्स कहते हैं वो हिडन स्किल्स बाहर आने चाहिए, और उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को परफॉर्म कर सके। इसीलिए विलेज कैंप रहते हैं। टोटली अगर हम एक शब्दों में कहेंगे तो स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, और इस ओवरऑल डेवलपमेंट होने के लिए यूनिवर्सिटी जो विभिन्न एक्टिविटीज करते रहते हैं उसे कहा जाता है एक विलेज कैंप। ये शुरू में तो कहा जाता कि 10 दिन का होता था, फिर 10 दिन का और कम करते समय उसे 7 दिन का कर दिया, और अभी 5 दिन कर दिया। तो आप लोगों ने ये तो जाना होगा कि कई मुश्किलें आती होंगी, कई समस्याएं आती होंगी, कई ऐसे संकट आते होंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। त्रिपुरा कॉलेज के
इतिहास में भी कभी ऐसा नहीं था और आने वाले भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि कोरोना आएगा, फिर कोरोना के बाद और कोई परिस्थिति ऐसी आएंगी तो हम अपने जगह रुक जाएंगे और अपने काम को उसी जगह हम थाम देंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। मुश्किलें तो बहुत आती रहेंगी और मुश्किलों से लड़कर जीना, इसी का नाम जिंदगी है और इसी जिंदगी को हम जीते हैं। और इस प्रकार के ऑनलाइन स्टडी टूर हो या ऑनलाइन ऐसा एनुअल सोशल गैदरिंग हो या फिर ऑनलाइन विलेज कैंप हो, उस प्रकार की एक्टिविटीज हम लेते रहते हैं, यानी जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है उनमें से हम राह निकालते रहते हैं। और यह भी एक स्किल्स होती है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट बनने के लिए या हर एक्टिविटीज में सहभाग लेने के लिए हम उनको प्लेटफॉर्म दे सके। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2020-21 में फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट्स आए, उस वक्त कोरोना था, फिर वो बच्चे बिना एग्जाम दिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम लेके सेकंड ईयर में पहुंच गए। उस वक्त भी ऐसी परिस्थिति थी लॉकडाउन की, कोविड-19 की, फिर भी बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिला। और अगर मान लीजिए इस स्थिति में अगर आपका फाइनल ईयर भी हो गया तो डिग्री मिल गई तो आप इस कॉलेज से कुछ नहीं सीख सकोगे। क्योंकि मेरा कहना यह है कि आप लोग पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, आप लोग अच्छे परसेंटेज लाओगे, आप लोग मेरिट में आओगे, आप हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लोगे, लेकिन जब तक आप इस स्टेज पे आकर बोलोगे नहीं, आप खुद को परफॉर्म नहीं करोगे तो आप सोशल वर्क में कुछ नहीं पढ़ोगे। क्योंकि जब आप, इतिहास इस बात की गवाह देता है कि जितने भी आईएएस बनते हैं, जितने भी आईपीएस बनते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 80%, 90%, 95% वाले हो। तो खुद को प्रेजेंट कैसे करना, खुद को किस प्रकार से उन लोगों के समक्ष रखना, ताकि यह महत्वपूर्ण होता है। ये कब मिलता है कि आप इस अध्ययन के व्यतिरिक्त अन्य चीजों में, फिर वो है वो स्पोर्ट्स हो, फिर वो है कल्चरल एक्टिविटीज हो और अन्य कोई एक्टिविटीज हो, इन एक्टिविटीज के माध्यम से आपका डेवलपमेंट होता होगा तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। ये सारी बातें हमारे महाविद्यालय में होती रहती है। तो चले इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं ये बताता हूँ कि पिछले 3 सालों से 2017-18 से हम लोगों ने लाड़ी इस गांव को एडॉप्ट किया था। उसके पहले हमारे महाविद्यालय ने करवाई गांव, एक रामटेक डिस्ट्रिक्ट में, रामटेक तालुका में करवाई गांव है जो टोटली ट्राइबल विलेज था, उसको एडॉप्ट किया था। 5 साल वहां पे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करने के बाद, विभिन्न प्रकार के लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स करने के बाद हम लोगों ने उस करवाई गांव को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के राह पर हम लोगों ने वहां पे चलना सिखाया था उन लोगों को। उसके पश्चात हम लोगों ने अपनी दिशा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कड़मेश्वर तालुका के लाड़े इस गांव को हमने अडॉप्ट किया था। हमने, यानी हमारे महाविद्यालय जिस संस्था के अंतर्गत काम करता रहता है, युगांतर एजुकेशन सोसाइटी, इस युगांतर एजुकेशन सोसाइटी के जो हमारे चेयरपर्सन है राजकुमार तिरपुड़े सर, जिनका हमेशा प्रयास रहता है कि गाँव की संस्कृति से हमारे विद्यार्थियों को रूबरू कराना, गाँव की संस्कृति से विद्यार्थियों को कुछ सीखने को मिलना चाहिए। और साथ ही आदिवासी जो लोग होते हैं, उन आदिवासी लोगों को विकास के नए एक कुछ ना कुछ उनको पहलू निर्माण करके देना, ये उद्देश्य होता है उनका। इसलिए उनका ज्यादा फोकस होता है, अगर गांव एडॉप्ट करना है तो ऐसे गांव को एडॉप्ट करना चाहिए जहां के लोगों की बहुत सारी समस्या है, जहां के लोगों ने विकास अब तक देखा नहीं। विकास किसे कहा जाता है? विकास इसी को नहीं कहते कि गांव में ड्रेनेज सिस्टम बन गई, गांव में सीमेंट कंक्रीट के रोड बन गए, गांव में अच्छी सीमेंट कंक्रीट की इमारतें बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, या गांव के लोगों को घरकुल के अंतर्गत गवर्नमेंट के तरफ से योजनाएं मिल गई, इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो डेवलपमेंट उसके कहा जाता है कि गांव के लोगों की जो उन्नति है वो उनके जीवनोन्नति पर अवलंबन होती है, यानी उस पर निर्भर होती है। गांव के लोग कितने सक्षम हुए स्वयं के बारे में, खुद उनकी कैपेसिटी कितनी बड़ी, इस पर डिपेंड होता है गांव का विकास होता है। और ये गांव का विकास करने के लिए ऐसे गांव का चयन किया जाता है जहां पे सही मायने में कुछ बहुत बड़े पैमाने पर समस्या है, फिर वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, फिर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फिर वो वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, या फिर अन्य किसी प्रकार से एजुकेशन सेक्टर से भी रिलेटेड हो। तो ऐसी समस्या जहां पे है, फिर वो चाहे गांव कितने भी डीप एरिया में क्यों ना हो, ऐसे गांव का चयन किया जाता है। और ऐसा गांव हम लोगों ने किया कड़मेश्वर से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर अंदर, टोटल फॉरेस्ट में, चारों बाजू में फॉरेस्ट से इस गांव को, यानी पूरे फॉरेस्ट में ये गांव है। और टोटली 65 हाउस वहाँ पे, घर वहाँ पे, और टोटली
98% वहाँ की पॉपुलेशन वो टोटल ट्राइबल है। ऐसे एरिया को, ऐसे गांव को हमारे युगांतर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार तिलपुड़े सर ने एडॉप्ट किया ताकि लोगों की उन्नति हो सके। सिर्फ महाविद्यालय का नाम रोशन होना चाहिए, ये उद्देश्य हमारे महाविद्यालय ने कभी नहीं रखा था। तो वास्तव में समाज कार्य करना है, वास्तव में समाज की सेवा करना है, वास्तव में लोगों को एक विकास की राह दिखाना है। यह उद्देश्य, यह विजन और यह मिशन सामने रखकर उस वक्त तिलपड़े समाज कार्य महाविद्यालय ने राजकुमार सर के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार लाड़ी गांव को हम लोगों ने एडॉप्ट किया था। जब इस गांव को एडॉप्ट किया था तब उस वक्त की परिस्थिति थोड़ी सी अलग थी यानी गांव के लोगों को रोजगार भी था, लेकिन वो रोजगार जिसे कहा जाता है कि अर्थशास्त्र भाषा में हंगामी रोजगार उन लोगों को मिलता था। यानी मान लीजिए खेती का सीजन है तो खेती के सीजन के वक्त उन लोगों को रोजगार मिलता था। जब खेत की फसल निकलती है उस वक्त भी शायद उन लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन जब धूप काले का सीजन होता है उस वक्त रोजगार का वहां पे थोड़ा सा अकाल होता था, यानी रोजगार की कोई साधन नहीं होती थी। और गाँव डीप एरिया में था, जंगल में था, तो शहरों की तरफ रोजगार के लिए जाना ये भी उन लोगों के लिए असंभव था। तो ऐसी परिस्थिति में उस वक्त हमारे महाविद्यालय ने पहला प्रोग्राम लिया था, वो था कड़कनाथ मुर्गी जो होती है, कड़कनाथ मुर्गी, जिसका रेट बहुत बड़ा होता है, सबसे ज्यादा रेट होता है, जिसमें आयुर्वेदिक कंटेंट होते हैं उस मुर्गी में, जिसको खाने से ऐसा कहा जाता है जिसका मांस का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां जो है नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और उसकी जो रेट होती है, उसकी जो प्राइजेस होती है वो भी थोड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे उस गांव के तकरीबन 45 परिवार को हमारे महाविद्यालय ने कड़कनाथ मुर्गी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो भी कैसे, एक परिवार को 6 बच्चे दिए जाते थे, फीमेल और एक मेल, ऐसे 7 मुर्गियों के बच्चों का हम लोगों ने वहाँ पे महाविद्यालय की तरफ से 45 परिवार को वो डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और वो भी फ्री ऑफ में, विदाउट एक पैसा भी ना लेते हुए, किसी भी प्रकार का मानधन या किसी भी प्रकार की कोई भी कीमत उनसे ना लेते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को हम लोगों ने महाविद्यालय ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उसका परिणाम उस वक्त ये दिखा था कि ये बच्चे, उन मुर्गियों का पालन उन लोग गाँव वाले लोगों ने किया था। वो बड़े हो गए, बड़े होने के साथ साथ उनकी संख्या भी बढ़ते गई थी। और संख्या बढ़ने के बाद जब आसपास पड़ोस के लोगों को पता चल गया था कि लाड़े गांव में कड़कनाथ मुर्गियां बहुत बड़े पैमाने पे मिलती है, यानी सबसे ज्यादा प्रमाण वहां पे है, तो उस वक्त आसपास पड़ोस के लोगों ने, या जिनको जरूरत होती थी कड़कनाथ मुर्गी की, या जिनको किसी चीज के लिए, किसी बीमारी के लिए उस मुर्गियों की जरूरत पड़ती थी, उन लोगों ने लाड़े गांव की तरफ अपना मोर्चा बढ़ाया था। और उस दौरान बहुत सारे गांव के लोगों ने उस कड़कनाथ मुर्गियों के माध्यम से अर्थार्जन किया था। अभी बहुत, शायद आप लोगों में से अगर कोई लाड़े गांव का दौरा करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे मकानों में ये काले कलर की, टोटली काले कलर की आप लोगों को कड़कनाथ मुर्गियां बहुत पैमाने पर वहां पे दिखाई देंगे। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था। दूसरा प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने किया था डिकम्पोज करके एक कल्चर डेवलप किया था। मेरे ख्याल से सर कौन सा डिपार्टमेंट है वो? इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। तो उनका काम था कि डिपार्टमेंट का काम था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ऑर्गेनिक खेती फार्मिंग किस प्रकार से डेवलप होनी चाहिए। ये काम, ये रिसर्च वो लोग करते थे। तो उन लोगों ने एक कल्चर डेवलप किया था। उस कल्चर की एक छोटी बॉटल होती थी, उसकी प्राइस मार्केट में 500 समथिंग थी। तो ऐसे कल्चर की बॉटल्स का तकरीबन 60-70 बॉटल्स तिलपुड़े समाज कार्य महाविद्यालय ने वहाँ के किसानों को इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इसकी विशेषता यह थी कि गांव के लोगों के पास बहुत पशुधन होता है, तो पशुधन का जो गोबर मिलता है, उस गोबर को खाद का स्वरूप मिलने के लिए, सही मायने में 100% खाद का स्वरूप मिलने के लिए उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है। तो उस कल्चर को अगर 1 ग्राम पानी में और उसमें कुछ गुड़ मिलाया दिया जाए तो, और वो पानी 1 ग्राम भर पानी अगर 1 महीना या 8 दिन उस खाद पर मार दिया जाता तो उस गोबर का तुरंत 8 या 15 दिन में, 40 दिन में उसका एक खाद में रूपांतर हो जाता था। यानी जिस खाद को अपने खेती में फेंकने के लिए एक किसान को 1 साल, 1.5 साल राह देखनी पड़ती थी,
उस खाद, उस गोबर का खाद में रूपांतर सिर्फ 40 दिन में होता था उस कल्चर के माध्यम से। तो ऐसी 60 या 80 बोतल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था महाविद्यालय ने लाड़ी गांव में। तो इसका भी उस गांव वालों को उपयोग मिला। इसका फायदा कैसा मिला कि सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा जो फसल को बढ़ाने के लिए गोबर खाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ये प्रकृति का भी संतुलन रखती है। जो जमीन होती है जिसे मृदा कहा जाता है ना, तो इसका भी ये पोषण करती है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता इस जमीन को, इस मिट्टी को। तो यह एक फायदा हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, उस दौरान उस गांव के लोगों ने जो सोयाबीन की फसल ली थी, तुअर की फसल ली थी, तो इसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। ये हमारा सेकंड एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था। उसके बाद तीसरा हमने प्रोजेक्ट लिया था हनी बीज का। जैसे मैंने कहा था कि गांव के लोगों को रोजगार तो मिलता था, लेकिन रोजगार स्थायी स्वरूप से नहीं रहता था। अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति कंपनी में काम करने जाता था तो उसको साल भर या रोजगार तो मिल जाता था, लेकिन गांव की कुछ महिलाएं भी ऐसी थी, गांव के कुछ पुरुष ऐसे थे जिनका पूरा उदर निर्वाह यानी उनका पूरा चरितार्थ था वो खेती पर निर्भर था। तो ऐसे किसानों को साल भर रोजगार नहीं मिलता था। धूप काले के सीजन में खास करके थोड़ा सा उन लोगों को रोजगार के लिए परेशानी होती थी, या फिर जब खेती में कोई काम नहीं रहता था या फसल बो देते थे या फसल निकल जाती थी, तो ऐसा कुछ समय रहता था 12 महीने में से 4-5 महीने का समय, उस वक्त इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं हुआ करता था। अगर रोजगार नहीं है तो उनका इनकम नहीं है, उनको इनकम सोर्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोगों ने एक कल्पना सामने रखी थी, एक कंसेप्ट लाई थी मन में कि अगर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उन लोगों के लाइवलीहुड के लिए अगर हम कुछ कार्यक्रम लेते हैं, तो क्यों ना ये ऐसे जो प्रोग्राम्स है, ऐसी एक्टिविटीज है, तो वो उनके एग्री बेस्ड होनी चाहिए, यानी कृषि आधारित होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने हनी बीज, जिसे मधुमक्खी का पालन कहा जाता है, हनी बीज कहा जाता है, यह प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था। तो इस प्रोजेक्ट का भी खर्चा जो होता है तकरीबन 5,500 से 6,000 एक पूरे उस यूनिट का होता है। यानी वो एक लकड़ी की पेटी बनवाना, फिर वहां से दूसरी जगह से वहां पे जो मधुमक्खी होती है, रानी मक्खी जो होती है, उसको कलेक्ट करना, और फिर गांव वालों लोगों को ट्रेनिंग देना। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग के लिए भी एक खर्चा आता है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी त्रिपुरी समाज के महाविद्यालय की तरफ से निभाई गई थी। वहाँ के तकरीबन 12 युवकों को, गांव के जो लोग इंटरेस्टेड थे हनी बी केस में, मधुमक्खी का पालन में, उन लोगों का लिस्टिंग बनाई थी। उन लिस्टिंग बनाने के बाद उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण दिया था कि किस प्रकार से मधुमक्खी का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से उनका हनी निकालते, कौन सा मौसम अच्छा होता है, उनके जो बॉक्सेस होते हैं वो कैसे एटमॉस्फेयर में रखे जाना चाहिए, वहां पे वातावरण कैसा होना चाहिए, शीत होना चाहिए या फिर रेनी होना चाहिए। तो ऐसी सारी जो बातें उनको ट्रेनिंग के दौरान बताई गई थी। और तकरीबन 12 लोगों ने हनी बीज का व्यवसाय वहाँ पे शुरू किया था। अभी भी तकरीबन 8 लोगों का यह व्यवसाय वहाँ पे शुरू है। 12 लोगों को हमने यूनिट प्रोवाइड किए थे, उन लोगों को ट्रेनिंग दी थी। उन लोगों में से 8 लोगों का व्यवसाय अभी भी शुरू है, लेकिन वहाँ से 8 लोगों में से ये लोग स्थायी नहीं रहते। तो जहाँ पे मधुमक्खी का जिंदा रहने के लिए उनको जो शहद बोलते हैं, जिसे मध कहा जाता है, वो कलेक्ट करने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में ये 8 लोग अपने अपने बॉक्स, अपने अपने यूनिट लेके घूमते रहते हैं। और इन्होंने अपने स्वयं के बेस पर, शुरुआत हमने करके दी थी, लेकिन इन्होंने स्वयं के बेस पर इस बिजनेस को डेवलप किया था। तो ये बिजनेस अभी भी शुरू है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को महिलाओं का सक्षमीकरण करना था। तो ये तो पहली बात मैंने कही थी कि वहाँ पे जो 95% जो लोग हैं वो टोटली पूरे जो है ट्राइबल है, उन लोगों की खुद की खेती है, और जिनके पास खेती नहीं है वो खेती पर आधारित अन्य उद्योगों को करते हैं या अन्य रोजगार पे जाते हैं। तो महिलाओं का भी सक्षमीकरण होना चाहिए, क्योंकि महिला सक्षमीकरण ये कंसेप्ट तो अभी पुरानी हो चुकी है। यानी जब 2000 में यह कंसेप्ट आई थी महिला बचत गट के माध्यम से, तो उस वक्त यह बहुत चला था कि बचत गट होना चाहिए, तैयार होनी चाहिए। हर गांव में बचत गट होते थे, हर गांव की हर महिला किसी न किसी बचत गट में होती थी। लेकिन केवल बचत गट को रिकॉर्ड पे दिखाने के लिए या टारगेट पूरा करने के लिए बचत गट का निर्माण किया गया था। कोई ऐसी महिला गांव में नहीं थी जो बचत गट में नहीं होती थी। ग्राम पंचायत
के ग्राम सेवक को टारगेट दिया था, पंचायत समिति के वीडियो को टारगेट दिया गया था, जिला परिषद के सीईओ को टारगेट दिया गया था कि हर गांव की हर महिला बचत गट में होनी चाहिए। इसीलिए गांव में ऐसे कई बचत गट बनते गए, कई बचत गट ने लोन उठाए और लोन का पूरा सफाया भी करते, लेकिन उद्योग कुछ नहीं शुरू हुए इनके माध्यम से। तो ऐसे महिलाओं को जिनकी इच्छा है कि कुछ करना है स्वयं सहायता बचत गट के माध्यम से, तो ऐसी महिलाओं को भी रोजगार देने के लिए एक उद्योग ऐसा सोचा था कि क्यों ना जो छोटे छोटे जो लकड़े के जो चमचे होते हैं, टी स्पून, टेबल स्पून होते हैं, या कुछ ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका निर्माण करना चाहिए, जो जिसका मार्केट अच्छा है, अवेलेबल है शहर में, सिटी में, मॉल में। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा पाइपलाइन में रहा क्योंकि उस वक्त कोविड-19 की पोजीशन निर्माण हो गई थी, इसलिए इस प्रोग्राम को हम अंजाम नहीं दे सके। लेकिन अगर ये सिचुएशन अगर नॉर्मल होती है सभी तरह से, तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस स्थिति को हम फिर से इस प्रोग्राम को हम फिर से पाइपलाइंस में से बाहर निकालेंगे और इसको एक्टिव करने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारे पूरे एक्टिविटीज थी जो हमने त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय स्वयं के प्रयासों से, बिना किसी अन्य किसी संस्थाओं से या बिना किसी गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी अनुदान ना लेते हुए खुद के बेसिस पे त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय ने त्रिपुरा सर के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किए थे। ये भी हमारी संकल्पना है कि जब हम वहाँ पे जाते हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे कुछ केरल के होते हैं, कुछ कर्नाटक के होते हैं, कुछ दिल्ली के होते हैं, यूपी, बिहार, हर स्टेट से बच्चे होते हैं, और अगर महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े जिले से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों को वहाँ पे ले जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम यानी वहाँ विभिन्न प्रकार के टॉपिक पे हम रिसोर्स पर्सन बुला के बच्चों को नॉलेज देते हैं। सवेरे 5 बजे से बच्चे कैंप में एक्टिव हो जाते हैं, प्रभात फेरी के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से, और दिन भर काम करने के बाद एक रिसोर्स पर्सन को, 2 रिसोर्स पर्सन को बुला के बच्चों को वहाँ पे बिजी रखते हैं। साथ में शाम को कल्चरल एक्टिविटीज रहते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा फ्री करना चाहिए, लेकिन वो भी एक पार्ट होता है हमारे विलेज काम का। तो बच्चों को जंगल सफारी करवाई थी पिछले 3 सालों में। तो उद्देश्य क्या है कि बच्चों को रूटीन के काम से थोड़ा सा फुर्सत दिलाना, यही नहीं है। तो जंगल किस प्रकार से होता है ना, कभी आप बस से जाते ट्रैवलिंग करते हो, कभी रेलवे से ट्रैवलिंग करते हो, कभी बाइक से ट्रैवलिंग करते हो, तो रास्ते में जितना जंगल मिलता है उसी को आप देख लेते हो और कहते हो कि कितना घना जंगल है, घना जंगल है। लेकिन वास्तव में अगर सही मायने में पैदल आप डीप फॉरेस्ट में जाओगे तो पता चलेगा कि आप आंखें फाड़ के देखते जाओगे कि जंगल किसे कहते हैं। वो जंगल जो होता है हमने लाड़ी में बच्चों को दिखवाया था, और वो भी पैदल चल के तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर बच्चों को हमने एक दिन में जंगल सफारी करवाई थी। और उस दौरान केवल जंगल को देखना यही उद्देश्य नहीं था। तो जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, उस पेड़ पौधे का नाम क्या है। कोई ऐसा वृक्ष होता है दिखने में थोड़ा सा विचित्र दिखता है, लेकिन आयुर्वेद में उसका स्थान क्या है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में उसका उपयोग क्या है, उसकी अन्य उपयोगिता क्या है, ये सारी बातें हमने उस जंगल सफारी के दौरान हमारे बच्चों को बताई थी। और ये नॉलेज देने के लिए गांव के बुजुर्गों को हमने साथ लिया था। गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान होता है, जिनको जड़ी बूटी का ज्ञान होता है, जिनको हर वृक्ष को क्या नाम से जाना जाता है, उसको अपने स्वास्थ्य में क्या उपयोग है, उसका अन्य उपयोग क्या है, पशु पक्षी इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने विद्यार्थियों को बताने के लिए गांव के बुजुर्गों को भी साथ लिया था। और उन लोगों के माध्यम से बच्चों को हमने ये नॉलेज दिलवाया था, उनको ज्ञान दिलवाया था कि जंगल सफारी वास्तव में क्या होती है। इसी के साथ साथ बच्चों ने जंगल में वास्तव करने वाले, जिनका आदिवासी जंगल होता है, वहाँ पे जो पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ पे जो प्राणी रहते हैं, उन लोगों के बारे में उन बुजुर्गों के द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया था। तो यह भी जंगल सफारी का हमारा उद्देश्य था कि बच्चों ने वास्तव में स्थिति का अवलोकन किया था, वास्तव में स्थिति को देखा था और वास्तव में अनुभव किया था इस स्थिति का। तो ये जंगल सफारी हो गया, डिकम्पोज का हो गया, कड़कनाथ का हो गया, हनी बीज का हो गया। अभी हमारा एक प्रोग्राम जो है SHG के बारे में, वो हमारा पाइपलाइन में, वो भी हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस महिलाओं के, गांव के महिलाओं का वास्तव में सक्षमीकरण किया जाए। हम रिकॉर्ड पे सक्षमीकरण नहीं चाहते महिलाओं का,
तो वास्तव में सक्षमीकरण चाहते। केवल महिलाओं घर की दरवाजे पर महिलाओं के नाम की पट्टी लगाना, नेम प्लेट लगाना, या फिर महिलाओं के नाम से राशन कार्ड होना, यही मर्यादित नहीं है महिलाओं के सक्षमीकरण होने के लिए। तो जब महिलाएं खुद के परिवार के बारे में निर्णय लेना जानेंगी, खुद के बारे में निर्णय लेंगी, खुद के बच्चों की शिक्षा के बारे में निर्णय ले सकेंगे, तभी सही मायने में सक्षमीकरण हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि राजनीति में तो यह तय किया गया है कि हर पंचायत सेक्टर में यानी पंचायत राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है। अभी यहाँ पे आरक्षण दे दिया है, इसलिए फिर जो पुरुष होते हैं, जो राजनीति में सक्रिय है, वो अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए महिलाओं को आगे कर देते हैं। लेकिन सही मायने में सत्ता वही लोग चलाते हैं, कुर्सी पर केवल उनके घर की महिलाएं बैठी होती है। तो इस तरह का सक्षमीकरण हमारे भारत देश के लिए अपेक्षित नहीं है। हमने जो सपना देखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने जो सपना देखा है कि 2021 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इंडिया शाइनिंग का सपना हमने देखा है। तो इस प्रकार की अगर स्थिति रहेंगी, केवल कागजों को देखकर अगर हम स्थिति को एडजस्टमेंट करते हैं, तो इस मायने में हमारा इस तरीके से हमारा महिलाओं का सक्षमीकरण नहीं हो सकेगा। तो वास्तव में सक्षमीकरण हमें करना है, और ये शुरुआत तभी होगी जब छोटे छोटे इलाकों से, छोटे छोटे क्षेत्र से, छोटे छोटे जनसंख्या वाले कस्बों से हम और क्षेत्रों से हम शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके तरह हमने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट वहाँ भी शुरू किया था, वाटर शेड का, सीसीटी का। उस दौरान हमने ये देखा था कि गांव का जब सर्वे किया गया था, गांव एडॉप्ट करने के बाद जब गांव का सर्वे किया गया था, वहाँ का पीआरई किया गया था, तो गांव में पानी की किल्लत तो नहीं जाती थी। लेकिन उस वक्त जब अप्रैल महीने के लास्ट में या मई महीना में गांव की जो वाटर की लेवल जो होती है कुएं की या बोरवेल की, वो डिप में चली जाती थी। तो उस वक्त थोड़ा सा गांव वालों को परेशानी होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में पानी फाउंडेशन की सहायता से और हमारे जो विद्यार्थी हुए वहाँ पे हेमंत पिकल मुंडे, उनकी सहायता से हमने थोड़ा सा गांव का एक जायजा लिया कि किस तरह से गांव की जो मई महीने में आने वाली पानी की किल्लत है उसको हम नष्ट कर सके। क्योंकि आज अप्रैल और मई महीने में पानी की किल्लत होती है, जो लेवल है डिप में चली जाती है। कल हो सकता है कि शायद मार्च महीने में आ जाए, उसके बाद फरवरी में महीने में आ जाए। जो परिस्थिति मराठवाड़ा में अभी चल रही है जनवरी से लेके जून तक, वो परिस्थिति हमारे यहाँ आने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले वर्धा में भी यही परिस्थिति थी पानी के बारे में। अभी हमारा देश, हमारा जो प्रदेश है, वह वहाँ की जो भूमि है, वह उसके अंदर उसके पेट में पानी बहुत है। लेकिन अगर हम पानी ऐसे ही लेते जाएंगे तो उसका पेट जो है पानी से भरना भी जरूरी होता है। तो गांव को लग के एक बहुत बड़ी टेकड़ी है, वहां पे हमने सीसीटी बनवाए थे। तो उसका परिणाम ये हुआ था, उस साल हम लोग उन लोगों गाँव वालों को उसमें कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। हमने भी वहां पे जाके सर्च किया हम लोगों ने, तो ऐसा कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं। लेकिन दूसरे साल में दूसरे साल यानी सीसीटी बनाने के बाद दूसरे साल में उस गांव की जो कुएं की जो लेवल थी वो अपने आप बढ़ गई थी। यानी जो लेवल नीचे जाती थी 5-6 फुट नीचे, या बोरवेल से पानी निकालने में मई महीने में जो परेशानी होती थी, वो परेशानी उस वक्त दिखा नहीं। तब गाँव वालों को पता चला कि सीसीटी का यह फायदा हो गया। तो अभी ये फायदा हुआ कि केवल गांव में जो कुएं है उनकी लेवल नहीं बढ़ी, तो आसपास में जो खेत है और खेतों में जो कुएं है उनकी भी लेवल बढ़ गई। तो उस दौरान हमें पिछले 2-3 साल से गांव वाले लोगों ने, जिसे ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है, तीसरी फसल कहा जाता है, जिनके खेतों में पानी की सुविधा है, जल की सुविधा है, वहां के लोग तीसरी फसल लेते हैं। पहली बरसात की, दूसरी ठंडी की, और तीसरी जो होती है धूपकाली की, गर्मी की फसल। तो वहाँ के लोग कुछ लोग अभी भी, किसान भी, पानी की मात्रा बढ़ गई है तो अभी भी वहाँ के लोग जो है वो धूप की फसल अभी भी लेते हैं। फिर वो सब्जी लेते हैं, सब्जी भाजी लेते हैं, या फिर कभी कभी वो मिर्च की भी फसल लेते हैं, और कुछ लोग धान की भी फसल लेते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ी हमारी एक सफलता थी। तो वैसे तो सफलता तो हमें हमारे सभी प्रोजेक्ट में है, डिकम्पोज के बारे में, कड़कनाथ के बारे में, हनी बी के माध्यम से क्यों ना हो, हनी बी के माध्यम से हम लोगों ने गांव के 8 लोगों को हमने रोजगार दिलवाया था, और इनका रोजगार अभी भी बढ़ रहा है, और इनका रोजगार अभी स्थायी नहीं। तो जहाँ जहाँ लोगों की डिमांड आती है उस जगह पे ये आते हैं। यहाँ पे फायदा दोनों लोगों को होता है, जो हनी बी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को हनी मिलता है, और जिनके खेतों में वो हनी के बॉक्स रहते हैं
का फसल में भी बढ़ोतरी होती है। ये दोनों के फायदे होते हैं। तो अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि गांव के युवाओं के लिए खास करके जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, खास करके जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, उसके लिए अगर हम कुछ कर सकेंगे तो ये भी प्रयास हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के तिलपुड़े समाज कार्य महाविद्यालय ने पिछले 3 सालों से 17-18 से विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू किए। तो यह प्रोजेक्ट केवल कैंप के दौरान ही होते ऐसे नहीं है। तो CD कम्युनिटी डेवलपमेंट जिनका स्पेशलाइजेशन होते हैं, उन बच्चों को जिनकी स्वेच्छा से ट्राइबल एरिया में प्रैक्टिकल करने के वहाँ हर साल 5-6 स्टूडेंट्स वहाँ पे फील्ड वर्क के लिए जाते हैं। निवासी स्वरूप पे सैटरडे को जाते हैं, वहाँ पे हॉल्ट करते हैं और सैटरडे और संडे फुल वर्क करके विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, ग्राम सभा से रिलेटेड हो, या फिर सैनिटाइजेशन से हो, या फिर एग्री बेस हो, एजुकेशन बेस हो, वो 2 दिन वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे पूरा काम करते हैं फील्ड वर्क के दौरान, और फिर नेक्स्ट वीक फिर से चले जाते हैं। तो ये भी है, पिछले साल थोड़ा सा गैप हो गया, इसलिए हमारी वर्क में थोड़ी सी गैप आ गई। हम उसे फिलअप करने का प्रयास करेंगे। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने सफल बना है। केवल गांव के अडॉप्ट करना है, रिकॉर्ड दिखाना है, यूनिवर्सिटी को दिखाना है, पेपर में ऐड दिखाना है, पेपर में न्यूज़ आनी चाहिए, इसलिए गांव के अडॉप्ट करना है, ये हमारी कुदरत नहीं है। तो वास्तव में गांव के लिए कुछ काम करना है, गांव के युवाओं के लिए, गांव के महिलाओं के लिए, गांव के विद्यार्थियों के लिए कुछ काम करना है, यह उद्देश्य सामने रखकर हम गांव को अडॉप्ट करते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या वाले गांव अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटे गांव, जनसंख्या जिसकी है, छोटे गांव से हम शुरुआत करते हैं। हो सकता है अगर 2 साल इसमें काम करने के बाद अगर गांव सक्षम बन जाता है, तो फिर हम अपना मोर्चा अलग गांव की तरफ बढ़ाएंगे। ये हमारे महाविद्यालय युगांतर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन राजकुमार तिलपुड़े सर, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम, और एडॉप्ट विलेज कमेटी के जो इंचार्ज है दिगंबर टुले सर, जिनका जो हमेशा कनेक्ट में रहते हैं लाड़ई गांव से, जो 8-15 दिन में गांव में जाते रहते हैं, वहाँ के लोगों के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, और क्या क्या करना है, लोगों की भी राय जानते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के काम करते रहते हैं। और इस प्रकार की जो पूरी एक्टिविटीज है, 2 कैंप तो उनकी इंचार्जशिप में हम लोगों ने लिए थे, और हमारी पूरी टीम उस वक्त वहाँ पे मौजूद होती थी। आपका थोड़ा सा दुर्भाग्य यह है कि आपको वास्तविक स्वरूप में कैंप करने को नहीं मिला। क्या होता है कैंप का जीवन, या आप लोगों को सीखने को नहीं मिला, लेकिन ठीक है, फिर भी ये कैंप ऑनलाइन के माध्यम से क्यों ना हो, हम लोगों ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ, और इसके बाद ऐश्वर्या को माइक सौंपता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच होंगे सर, आपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जंगल सफारी के बारे में बताया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी बताया। अब मैं अर्शा मैम से निवेदन करती हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन दे। आप सभी को BSW द्वितीय वर्ष के चौथे सत्र के विद्यार्थियों और MSW के द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों को इस ग्रामीण शिविर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आज के इस विलेज कैंप के अंतिम दिवस के समारोहीय कार्यक्रम में उपस्थित कैंप इंचार्ज दिगंबर टुले सर, सचिन हुंगे सर, नरेश धुर्वे सर, और विशेष अतिथि के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित थे प्राध्यापक डॉक्टर कबीराज सर, इन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही स्टूडेंट वॉलंटियर्स में बैठे हुए हमारे साथ पहले दिन से काम कर रहे हैं दीपांकर भोजने, प्रिज्म राहुले, त्रिवेणी कटरे, ऐश्वर्या मिश्रा और औरा, इन सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपने बहुत अच्छे से इस ग्रामीण शिविर को सफलतापूर्वक आयोजित करने में हमारी बहुत सहायता की। बगैर इनके
सहायता के ये शिविर इतने अच्छे से पूरा होना संभव ही नहीं था। विद्यार्थियों के बगैर शिविर का कोई अपना महत्व नहीं था। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, सभी ने शिविर में बहुत ज़्यादा मेहनत की। आज मैं सुबह प्रार्थना में भी सम्मिलित हुई। आज की प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगी। सुबह 6 बजे जब मैं उठी और सुबह से ही मैंने वो लिंक पर शुरू कर दिया था देखना, लेकिन फिर बाद में 6:30 बजे के करीब फिर मेरे नेट का प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं पहले से ही तैयार हो जाऊं। और जब मैं ज्वाइन हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत अच्छे से प्रार्थना गा रहे थे, सभी लोग जुड़े हुए थे। तो ये जो आपके अंदर की ये जो प्रेरणा है कि हाँ भाई हमें भी कुछ करना है, जो चीज़ हमारे लिए की जा रही है उसमें हमारा सहभाग होना ही चाहिए, ये जो आपने अपने तरफ से अपनी सहभागिता दिखाई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देखो बेटा, जो कुछ भी चीज़ें महाविद्यालय आपके लिए करता है वो आपके लिए है, आपके विकास के लिए है, आपके व्यक्तित्व को और ज़्यादा ओजस्वी बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ से पढ़कर निकलो तो लोग भी आपको पूछे कि बेटा आप, कई बार होता है कि जहाँ पर हम यानी हम खुद जहाँ पर काम करने के लिए गए, हमसे लोग पूछते थे बेटा आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, बेटा आपने किस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, आपके शिक्षक कौन थे। तब हमें बहुत खुशी होती थी जब हम बताते थे कि हम इस स्कूल के छात्र थे, हमको इन्होंने पढ़ाया, हम इनसे शिक्षित हुए, इन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। तो ऐसी खुशी आपके भी चेहरे पर दिखनी चाहिए जब आप अपने स्कूल का नाम लो, जब आप अपने महाविद्यालय का नाम लो। आप जब बताएं तो आपके अंदर भी वो रोमांच है। जब मैं बता रही हूँ तो मैं रोमांचित हो रही हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने वो दृश्य आ रहा है जब हम स्कूल में बैठते थे, जब हम महाविद्यालय की कक्षाओं में बैठते थे, हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते थे और हम बड़ी कभी तन्मयता के साथ और कभी ऐसे ही मन यहाँ शरीर यहाँ मन कहीं, और इन सारी मिली जुली जो यादें हैं वो एकदम से है ना, मन बड़ा चंचल होता है, 1 मिनट में यहाँ है तो अगले क्षण कहाँ है। तो मैं भी थोड़े समय के लिए भूतकाल में चली गई और बोलते बोलते मुझे भी अपने महाविद्यालय की याद आ गई, मेरे शिक्षकों के चेहरे याद आ गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शुभकामनाएं, उनकी शिक्षा मेरे साथ है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही शुभकामनाएं और शिक्षा हमारी आपके साथ रहे। जब जब आप जिंदगी में प्रगति करो, ऊंचे बढ़ो और ज़्यादा सफलता आपको मिले, तो कहीं ना कहीं उसमें एक कतरा भर हमारा योगदान आपके जीवन में रहे और वो कतरे के रूप में आप हमें याद करो। यही हमारा प्रयास था और ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत अंशों में वो प्रयास सफल हुआ है। आप सभी ने बहुत मेहनत ली है। कुछ बच्चों के मुझे फ़ोन आए थे कि मैडम सर्वे किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को कुछ परेशानियाँ, हम परेशानियों को समझते हैं, हमें पता है हमारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे सिंसियर है, उन्हें पता है उनके कर्तव्य क्या है, इसीलिए उन सारी चीज़ों को हमने मान लिया। वैसे तो आज सर्वे का कंपाइलेशन था, लेकिन सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। वजह यह है कि 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, विद्यार्थी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है, डेंगू, मलेरिया और वायरल बहुत ज़्यादा नागपुर में फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ, उस वजह से सर्वे का कंपाइलेशन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही सर्वे पूरा हमारे पास आता है, हम 2 दिन के बाद में उसका कंपाइलेशन करके आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन। आप सभी ने अपना 100% दिया है, इसी तरह से आप 100% देना, क्योंकि देखो बेटा, जब आप अपना 100% देते हो तो निश्चित ही आपको 100% वापस मिलता है, कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि आज बीज लगाया और कल ही आपको फल खाने मिल जाए, ऐसे नहीं होता। प्रकृति भी समय लेती है, ठीक उसी तरह से मनुष्य के प्रयास भी समय लेते हैं। आपके ये प्रयास भी समय लेंगे, लेकिन एक न एक दिन ये जरूर फलीभूत होंगे, और जब फल मिलेगा तब आपके जीवन में कहीं हम ना होंगे, लेकिन हमारी यादें हमेशा आपके साथ होंगी। एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तुम्हें सर के पास, जो हमें आज पीपीटी के थ्रू कुछ और बातें बताने वाले हैं, which the PPT is over लड़ाई का, जिसके बारे में अभी तक आपने सुना है।
सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले 5 दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं और जिसमें हमारा करिकुलम का जो पार्ट है विलेज कैंप जो 20 मार्क का है और वो कंपलसरी कंटेंट है जिसको हमें करना ही है। बहुत से कॉलेज ने नहीं किया है पर हमारी ये नई वाली पहल है तो हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा एडॉप्टेड विलेज लाड़ी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि एडॉप्टेड विलेज लाड़ी क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी उसके ऊपर लाइन खींच रहा है तो ठीक है, आगे चलते हैं। एडॉप्टेड विलेज लाड़ीगियो यहाँ नागपुर हमारे कॉलेज से 38 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक ट्राइबल विलेज है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में हम एडॉप्टेड विलेज लाड़ी एक बोर्ड हम लोगों ने बनाया है जिसकी रचना भी हमारे महाविद्यालय में की। ये जो विलेज है यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है और यहाँ से लिंगा करके एक गाँव है, उसके ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गाँव होता है। आप एक पोस्टर देखो, इसमें पूरा गाँव एक्चुअल स्कूल के आगे एक नीम का पेड़ है, वहाँ पे एक बैल बंडी खड़ी है, उस पर बच्चे हैं। ये मैंने जानबूझ कर रखा है, हम जब तो विलेज कैंप में थे तो बच्चे इसी तरह से हमारे आजू बाजू में खेलते रहते हैं। तो इस गांव के बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है जो 1 से 5 तक है। उसमें गोयर सर प्रिंसिपल है और एक सहायक टीचर करके है, वो है सापले सर। उसके बाद में इस गांव की ग्राम पंचायत के जो सरपंच है हत्ती मैडम है, पल्लवी हत्ती मैडम। इस गांव में जो है स्कूल में सिर्फ 24 विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर। यहाँ पर कोरोना का छिड़काव इस गांव में कहीं पर नहीं हुआ, किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोरोना फ्री गांव है। पर इस गांव के लोगों ने 64 लोगों ने लसीकरण पिछले महीने तक ले लिया था। अवेयर भी लोग हैं और 25 विद्यार्थी 1 से 5 की क्लास में पढ़ते हैं, 2 टीचर हैं और उसमें 14 लड़कियां और 10 लड़के हैं। और उसके बाद में आंगनवाड़ी है वहाँ पर, जहाँ पर 16 विद्यार्थी इस आंगनवाड़ी में है। कुल लोक संख्या उसकी 324 इतनी है और कुल घर है 70। इसमें मैक्सिमम घर 5 घर जो है अनुसूचित जाति के हैं और बाकी जो 65 घर वो ST मतलब शेड्यूल कास्ट ट्राइबल के लोगों के हैं। इस तरह की एक जनरल इंफॉर्मेशन कॉलेज ने एक बोर्ड बनाया है। आगे चलते हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव है वगैरह आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। 17-18 से हम लोगों ने इस गाँव को अडॉप्ट किया। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रखे टू प्रमोट एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर रूरल डेवलपमेंट। एजुकेशन को ग्रामीण विकास के लिए हमें कन्वर्ट करना है। PPA मॉडल मतलब पीपल पार्टिसिपेटरी अपराइजल, लोगों के सहभागिता से हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों को पॉजिटिव चेंज विलेजर्स में लाने के लिए सैनिटाइजेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए आगे चलना है। आगे बढ़िए। उसके बाद में हम लोगों ने होंगे सर ने और अर्षा मैडम ने जो बातें रखी, इन सारी बातों के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए। तो इसके भी आगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आगे हमने ऑलरेडी इन सारी वर्कशॉप, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ये सारे विद्यार्थियों के लिए हम लोगों को करना ही है। इसको लेके एक बार कॉलेज में एक बड़ा सेमिनार हुआ था। हमारे पूरे इसमें मेंबर देख लीजिए आप, धर्माधिकारी मैडम जो चेयरपर्सन है इस बोर्ड की, और मैं खुद दिगंबर टुले बोर्ड का इंचार्ज हूँ। अर्षा सैयद मैडम इसके को इंचार्ज है, दुर्वे सर मेंबर है, होंगे सर मेंबर है। हम लोग जब काम करते हैं तो कोलैबोरेशन में हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन में क्या होता है कि हर गांव में ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति का कोरिलेशन होता है जिला परिषद। आप देखो तो ग्राम पंचायत में गाँव से चुने हुए 18 से ऊपर के लोगों ने चुने हुए एक बॉडी होती है, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम सभा हर गाँव में होती है जिसमें 18 के ऊपर के बच्चे सारे लोग पार्टिसिपेट लेते हैं और ग्राम सभा का निर्णय अंतिम माना जाता है। NGO अलग अलग NGO जैसे नीम फाउंडेशन है, उनका पार्टिसिपेशन हमको मिला है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्टिसिपेशन हमको यहाँ पर हम लेके चलते हैं। सामने बढ़ते हैं।
ठीक है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। अब सर ने बहुत सारी बातें बताई, एक दो एग्जांपल में बता दो। 17-18 के जो हमारे बच्चे वहाँ पर जाते थे तो हम लोगों का पार्टिसिपेशन हमने लेना शुरू कर दिया। पहले तो वहाँ पर रहने के लिए घर, लोगों से मिला हमारे बच्चों को, गांव में जाके लड़के रहते थे, 2 दिन वहाँ रह के तीसरे दिन या दूसरे दिन शाम को वापस आते थे। तो रहने के लिए बच्चों को घर मिला, घर मिलते उनको खाने का इंतज़ाम गांव वालों ने किया। तो ये हमारा अचीवमेंट था कि लोगों को ज़रूरत थी कि ये लोग हमारे लिए काम करें। ये हमारे विद्यार्थी और हमारे महाविद्यालय का अचीवमेंट था। तो हम लोगों ने लोगों के साथ लोगों के लिए काम किया। तो पार्टिसिपेटरी वहाँ पर बढ़ी कि लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों का खाने का, रहने का, आजकल के ज़माने में लोग आजू बाजू वाले से भी बात नहीं करते, पर गाँव वालों ने ये सारी चीज़ें की। वहाँ पर उन्होंने पहले क्या यूथ का कलेक्शन किया, मतलब वहाँ के जो यूथ मंडल था उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। जैसे खेलना शुरू कर दिया तो NYK का गठन, NYK मतलब क्या है, नेरुया मंडल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत ये योजनाएं चलाई जाती है। NYK का गठन किया और NYK के गठन के बाद में श्रमदान, स्पोर्ट के ग्राउंड तैयार करना, स्कूल के लिए काम करना, ये सारे इसमें यूथ का पार्टिसिपेशन वहाँ पर बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो आपको पता है ये। अब आते हैं कि ग्रामीण शिविर, ये सारे हम लोगों ने फोटो डालने के यहाँ पर प्रयास किया। नेक्स्ट चलिए। अब यहाँ पर देखोगे ये इस तरह का माहौल रहता था जब हम गांव के लिए निकलते थे यहाँ से कॉलेज से। तो इस तरह से बैग लेकर वगैरह सारे लोग आते थे, बसेस आती थी और यहाँ से निकलते, जैसे गांव में जाते तो गांव के बाहर पहले हम लोग बैनर लगवा देते थे। बाकी ये जो आप एक लड़का आपको खुदते हुए दिख रहा है, वो था एक शोष खड्डा, वो बनाते हैं स्कूल के बाजू में। वो इसलिए कि जब हम खाना खाते थे तो झूठा थाली धोने के लिए और बचा हुआ खाना वहाँ पर डालते थे उस खड्डे में। ये क्यों करते थे हम लोग कि जो भी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, इतने 100 लोग अगर खाना खा रहे हैं, अपनी थाली धो रहे हैं, अगर खुले में है तो उसमें मक्खियाँ बैठती, वही चीज़ें हमारे खाने पर, गाँव वाले के खाने पर जाती है और वो उन सबके पेट खराब, बीमारियाँ ये ना हुए, इसलिए हम लोगों ने एक खड्डा बनाया था, उसमें रोज का डालते, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे। नेक्स्ट, अब ये जंगल सर ने जब भी उल्लेख किया था कि जंगल सफारी, तो ये किला मैंने बनाया था जो बाजू वाला है, ये सारे बच्चों ने बनाए हुए किले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत सारी चीज़ें सर ने बता दी है आपको। किला बनाती हुई हमारी टीम थी विद्यार्थियों की। एक बार जंगल सफारी के दौरान का एक किस्सा बताते हैं। हम पूरे लोग आगे बढ़ गए। मैंने उस दिन बताया था कि जो बीमार लोग थे उनको सिर्फ हम लोग सैनिटाइजेशन का काम देते थे कि टॉयलेट बाथरूम साफ करना है, लोगों की चटाइयाँ उठानी है और वो झाड़ू लगाना, ये सारे काम। जब जैसे जंगल सफारी का नाम लिया तो वो टीम तैयार हो गई लास्ट में और हम लोग आगे बढ़ गए। तो उनका और हमारा अंतर जब पता चला कि वो आ रहे हैं, 1 किलोमीटर बड़ा जंगल बहुत घना है, अंदर एक किला है, किले के ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, वो तब तक साथ में थे। बाद में वो ग्रुप फोटो निकालने के लिए पीछे रह गया। अब अगर उस जंगल में शेर भी है, हमारे साथ में गांव के नारायण बाबू और एक अमोल करके रामटे के, वो जो दो, एक दुपट्टा वाला जो इंसान दिख रहा है और नारायण बाबू और उसके बाजू में वो अमोल है। अमोल अभी भी कोऑपरेट करता है गाँव में। ये 2 लोग गए और उनको ढूंढ के लाए, तब तक हम लोगों ने किले बनाए। और नारायण बाबू ने क्या बताया था हम लोगों को कि 2 किलोमीटर जाके मंदिर मिलेगा और वहाँ पर खाने का मिलेगा। ऐसा कर करके उन्होंने हमें पूरा 20 से 25 किलोमीटर घुमाया जंगल में। मंदिर पहुँचे तब 12 साढ़े 12 किलोमीटर रिटर्न। तो ये सारे किस्से जंगल सफारी के दौरान हमारे साथ हुए। पूरा दिन हम जंगल में थे। अब ये उस दिन जो आपको ट्रेनिंग बताया सर ने, गुरले सर ने, सुमित गुरले सर ने, कि सीसीटी क्या चीज़ थे। ये देखो अभी जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया में आप देखो कि 2 फुट नीचे बच्चों ने खोदा है और साइड पे मिट्टी डाली है और ये पूरा काम लड़की और लड़कों के मिलकर किया था। खाने के लिए आप देखो फूड कमेटी का काम, फूड कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरोग्य शिविर के लिए रंगोली वगैरह निकालना, इस तरह से मैक्सिमम फोटो जो है हमारे जंगल के, क्योंकि जंगल में हम लोग ज़्यादा रहते थे। दोपहर के प्रोग्राम, ये देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम जो सर ने उल्लेख किया था, इसमें डॉक्टर राजपूत थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और उनके अंदर 6 राज्यों का कारोबार था और 6 राज्यों के वो प्रमुख थे, IAS ऑफिसर थे।
जिनका गोरेवाड़ा में ऑफिस है, सॉरी गोरेवाड़ा नहीं, वाड़ी रोड पर, वाड़ी के आगे एक गांव है गोंडखेरी, वहाँ पर ऑफिस है। और इसमें हमारे महाविद्यालय के जो संस्था के प्रमुख त्रिपुर साहब भी है, मैं और होंगे सर थे। और ये रात का प्रोग्राम है, रात के 9 बजे, ठंडी के दिनों में प्रोग्राम है। हम लोग तो बाइक से गए थे और लोगों के साथ हम लोगों ने डिकम्पोजर बांटा था। ये जब डिकम्पोजर की बात, मैं अभी आपको सारे वीडियोज जो है यूट्यूब पर मेरे खुद के चैनल पर है, वो सारे वीडियोज आपको दीपांकर भेज देगा। इसका जिनके जिनके घर में खेती है वो लोग, इस डब्बी की प्राइस सिर्फ 20 रुपये है, पर इस एक डब्बी के साथ में 2 किलो गुड़ लगता है। गुड़ और डब्बी, एक 200 लीटर पानी, मतलब एक ड्रम में अगर पानी डाल दो उसमें 10 दिन तक, वो सुबह शाम तक उसको घोलना पड़ता है। 10-12 दिन के बाद में जब उसका आंबट करके वास आता है, मराठी में उसका आंबट, खट्टा, वो खट्टा वास जब आता है, सफेद लेयर आती है। वो किस तरह से प्रयोग करना है पूरा यूट्यूब की वीडियो पे चैनल आपको मिल जाएगा, दीपांकर आपको भेज देगा। नेक्स्ट ये वेदर स्पोर्ट के कुछ मटेरियल होंगे सर गए थे साथ में, तब हमारे प्राचार्य डॉक्टर के.एस. पाटिल थे, संस्था संचालक भी थे, तब उन्होंने स्पोर्ट के कुछ मटेरियल बच्चों को वहाँ पे स्कूल में बांटे थे। नेक्स्ट ये है टेंट। इन टेंट में हम लोग सोए थे, रहे थे और बहुत मस्ती भी की थी। टेंट की खासियत थी, रात को ये बहुत ठंडा होता था, दिन को बहुत गर्म होता था। और बच्चों की दिन में सोने की कहाँ पर भी सोए नहीं है, अगर वो गया तो पूरा उबला हुआ अंडा होके बाहर निकल, इतना गर्म ये टेंट होता है। बहुत मज़ा बहुत आई, और हाल भी बहुत बेकार थे हम लोग। ठीक है, ये नाइट के हमारे प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम चलते थे, जिसमें पूरा गांव आके बैठता था। नेक्स्ट ये अलग अलग प्रोग्राम से, इसमें एक लड़की जो दिख रही है, ये लड़की ने दारू के ऊपर नाटक किया था और बहुत फेमस हुआ था। लड़के साड़ियाँ लुंगे पहनकर लड़के भी डांस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट ये पोस्टर हमारे बच्चे लड़कों ने पोस्टर बनाए थे, इसका एग्जीबिशन हमने वहाँ पर लगाया था, इसका भी एक वीडियो डाला है मैंने। ठीक है, ये फूड कमेटी के, जैसे कि नीचे बैठ के खाना खाना है, इस तरह का सिस्टम में हम लोगों ने डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक गेस्ट लेक्चर बीच बीच में प्रशांत सर है। प्रशांत सर है, उनका एक्चुअल में अच्छा रहता है, एक्चुअली प्रेजेंट रहे हमारे सामने तो बहुत मजा आती है। देखो बच्चे बहुत हंस रहे हैं। वो होंगे सर हैं, स्टार। हाँ, ये भारती तिवारी मैडम देखो उस बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जब बच्चे नहीं खोदते थे, हम खुद जाके अपने हाथ से बताते थे कि कैसे करना है, क्या करना है, और हम लोगों ने खुद होके भी काम किया है, बच्चों ने भी बहुत काम किया है। ऐसा कोई नहीं थी कि लड़का कर रहा है लड़की। सीसीटी है ना, वही उसका काम है, सीसीटी का काम है, और जम की छाले आए थे सबको। ठीक है, चलिए 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 चलिए। बहुत अच्छा काम किया। ये है हेल्थ चेकअप कैंप के लिए था, ये इंसानों के लिए था। जब जानवर के लिए था उसके फोटो मेरे पास नहीं मिले। ये बच्चे हैं। अब ये जो अलग 2 फोटो दिख रहे हैं, ये गांव के बाहर एक टेकड़ी के ऊपर एक दरगाह बनाया हुआ है। ये लोग नहीं थे, पर मुझे प्राचार्य जो थे पाटिल सर मुझे बोलते थे कि लाड़े जाके आओ, तो मैं जाता था। एक बार मैं अकेला उस टेकड़ी पर चढ़ा, वो टेकड़ी से फोटो लिया था, तो वहाँ से कलमेश्वर दिखता है 10-15 किलोमीटर के दूर का, इतना ऊपर है वो, और वहाँ का एक फोटो है। ये स्कूल के बच्चे, ये वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है। वहाँ पे हमने लेदर किट का डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, किया था, वेदर मिनिस्ट्रेशन हमने वहाँ पे बनाया, अभी भी वहाँ पर है अवेलेबल। ठीक है, इसको प्ले कर दीजिए। ये जो हम लोगों ने, अगर होता है तो ठीक है, समय लगता है आगे चलते हैं, वही से प्ले होगा। सिस्टम है इसमें तो नहीं होगा, अरे डाल दिया वीडियो से। ये एक्चुअली ये वीडियो ऐसा है कि जो हम लोगों ने डिकम्पोजर का ट्रेनिंग दिया, वही वीडियो विलेज वाले ने खुद होके डिकम्पोजर बनाया। ये तब की टीम थी हमारी, जो जंगल में दूसरे बार अब इस सीसीटी का मैं आपको एक बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन विजिट लेके गए थे बच्चों का पीजी के। तो जब रितेश था तब हमारे साथ में जो सीसीटी बनते हैं, सीसीटी में क्या होता है, अरे
सीसीटी जब बनते हैं तो सीसीटी में जब पानी आता है धूप काले में धूप गिरती है और जो हरी पत्तियाँ हैं वो सूख के जमीन पे गिरती है। पानी आता है तो पानी के बाद में क्या होता है वो बहती वो पत्तियाँ उस गड्ढे में जाती है तो गड्ढे में उसका क्या होता है ह्यूमस बन के उसका खाद तैयार होता है। वही खाद क्या करता है उसकी सॉइल कंडीशन अच्छी बनाता है और आजू बाजू के पेड़ को वो अपना खाना देता है। तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर सॉइल कंडीशन बेटरमेंट बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया है। वाटर का देखोगे तो करोड़ों लीटर वाटर 3 सालों में गाँव को इस माध्यम से हम लोगों ने दिया है। ठीक है, ये हमारा स्माइलिंग फेस था एक बच्चा और बहुत ही अच्छा हाँ घास उसको उखाड़ने के लिए स्माइल दे रहा था। और ये बाजू में जो एक वाघमारे रानी वाघमारे करके लड़की थी उसने अच्छा सॉन्ग्स बच्चों को सामने गाया था। तब का पिछले साल का ही शायद है पिछले साल का रानी हाँ। बाबा पिछले साल की कंजूस वगैरह पिछले साल। ठीक है, ये जंगल में ये पिछले साल का हमारा ट्री प्लांटेशन था। अभी ये लोग फाइनल में अरे पहुंच गए। इसमें शिवम चलिए ये जब वापस आते हैं तो यहाँ से वापस जाने का फोटो है। वापस वापस फोटो में क्या बोल रहे हैं? माइक उसको म्यूट करने बोलो। माइंड सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। नेक्स्ट चलो ना नेक्स्ट स्लाइड क्या है? स्लाइड ये हमारा कैंप के जब कैंप फायर करना है तब हम लोगों ने फोटो निकाले थे लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ में। ठीक है चलिए अब कुछ चीज़ें सर के हाथों से छूटी थी मैं उसको क्लोज कर दीजिए उसको एक फोकस करना चाहता हूँ। एक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का एक पोएम है जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि पंचायत का राज चलेगा गुंड गांव में नहीं होना सात्विक जनता काम करेगी तभी बनेगा गांव अपना। तो ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने लिखा हुआ काव्य रचना है। इस गांव को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए। सर ने जो बताया उसी को लेकर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि लाइवलीहुड जो सर ने उल्लेख किया था डिकम्पोजर और गुड़ का वाटप किया था। एसएचजी ट्रेनिंग मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब का ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग जो था निम्बोड़ी फाउंडेशन करके गोंडखरी में है। अगर आपके पास खेती है तो आप गोंडखरी में जाइए। निम्बोड़ी फाउंडेशन टोल नाका के बाजू में है वहाँ पर पावड़े सर करके है। इन्होंने किसानों को ट्रेनिंग दिया था। इंजीनियरिंग का महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने रोजगार के लिए भी काम किया था। मधुमक्खी पालन उसमें रानी माछी को पकड़ने की ट्रेनिंग से लेकर सारी चीज़ें पुंगे सर ने सारी देखी थी। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कम्युनिटी लाइब्रेरी ये भी लाइवलीहुड का ही पार्ट है क्योंकि ओवरऑल कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। स्पोर्ट एक्टिविटी हम लोगों ने इसमें ली थी जिसमें वॉलीबॉल और कबड्डी हमारे बच्चों ने शुरू की थी। उसके बाद में ट्राइबल डेवलपमेंट के ऑफिसर को हमने गांव में बुलाया था कैंप के दौरान और उन्होंने ट्राइबल के लिए जो स्कीमें थी इसके लिए भी उन्होंने बताया था। साफ सफाई के दौरान हमारे बच्चों ने वहाँ पे एक बीच में गाँव में कुआं है एक ही कुआं है जिसमें गाँव के लोग जब नल नहीं आते तब पानी भरते हैं। उस कुएं को साफ करने का काम हमारे टीम ने किया था। रास्ते शौच खड्डा नाली सफाई सांडपानी व्यवस्था ये सारी चीज़ें की थी। ट्री गार्ड और ट्री प्लांटेशन ये सारी चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं। अभी सीसीटी के तो परिणाम मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ में आगे चल के हमें नशाबंदी कल जो प्रशांत सर ने बताया उसको लोटाबंदी नशाबंदी चराईबंदी कुराड़बंदी नसबंदी और 7 कंटेंट उन्होंने बताए थे। उन सारे कंटेंट को लेके हमें काम करने का हम लोग सोच भी रहे। वैसे एजुकेशन अगर किसी गांव को अगर दुरुस्त करना है या गांव के लोगों को अगर अपने साथ में लेना है या कम्युनिटी डेवलपर करके आपको अगर काम करना है तो पहला फोकस करना आता है। आप बड़े लोगों को अगर बताने जाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं। पहला टारगेट अपना रखना है। कभी भी स्कूल के बच्चों के लिए आप काम करना शुरू कर दो। स्कूल के बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स और टीचर आते हैं। पेरेंट्स के साथ ही गांव का पूरा गांव आप पूरी तरीके से आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार होता है। तो जब भी आप काम करने के लिए शुरुआत करोगे तो मेरा सजेशन ये रहेगा
कि आप स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए आप काम करना शुरू कर दो। मैं यहाँ पर 5 मिनट में रुकता हूँ। अगर इसको लेके आपको कोई क्वेश्चन है, किसी को पूछना है कि इसमें क्या क्या और डेवलपमेंट करना है, तो आप पूछ सकते हो। बाकी आगे की इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ मैं। चैट बॉक्स में देख लो किसी की कुछ सजेशन है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो इंस्ट्रक्शन यही है कि सर्वे आपको सभी को 25 करना है। प्रेयर कल भी देते हैं, कल और परसों। प्रेयर कैसे का परवाह? अरे बैटरी लो हो गई, उसकी लगा चार्जर का मोबाइल अटेंड आपके लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको मेल आईडी भी थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। पूरे रिपोर्ट आपको लिखना है। रिपोर्ट लिख के आपको सबमिट करना है 1 या 2 तारीख तक। 2 तारीख के बाद रिपोर्ट आपके नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। आपको पोस्टर्स जैसे कॉलेज में आओगे वैसे आपके जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके पास ही कलेक्ट करना है, वो हमारे पास कलेक्ट करेंगे। फोटोग्राफ्स अपने अपने जो है हर एक्टिविटी के आपको भेजते रहना है। इसी के साथ में सारे प्रोग्राम की रिपोर्ट डिटेल्स में लिखना है। ऐसा समझिए कि आपका एनुअल एग्जाम का पेपर है, ऐसा करके पूरे अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। और इस कैंप के लिए जितना प्रयास हो सका वो प्रयास मैंने यहाँ पर करने का कोशिश की। अगर आप में से कोई इसको सजेशन देना चाहता है या फीडबैक देना चाहता है तो दे सकते हैं। इसके लिए हम 2 मिनट वेट करेंगे। अगर किसी को देना है तो जैसे कि कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आप बताना चाहते हो तो वो भी चलेगा। इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई आप चाहते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ऑनलाइन में और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। हमारे कल्चर इस तरह से रहा है कि घर से लेकर स्कूलों तक कि हम क्वेश्चन नहीं पूछते। आप कितने भी बड़े हो जाए तो बड़ों के सामने क्वेश्चन ना पूछने की आदत हमको पड़ी है। इसके लिए ये आपका दोष और हमारा दोष नहीं है, ये हमारा सिस्टम है। अगर इसी को कंटेंट को लेकर अगर किसी को कुछ पूछना है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि एक मैं बता देता हूँ कि महात्मा गांधी जी का मैंने उल्लेख किया था, फिर से एक बार करता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने बताया था कि स्वावलंबी एजुकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। गांव अगर समृद्ध रहेगा तो देश हमारा खुद ही समृद्ध रहेगा। इसलिए उन्होंने एजुकेशन कमेटी 1935 में, जाकिर हुसैन कमेटी, और उसका रिफ्लेक्शन आप देखो तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको दिख रहा है। वो किस तरह से दिख रहा है आप देख लीजिएगा। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि हमें गांव में जो ज़रूरत है उसको 12 बलूचीदार पद्धति बोलते थे कि जिसको जो काम होता है वो करना चाहिए, उसने वो अर्निंग करना चाहिए, वस्तु का आदान प्रदान होता था। अब क्या करें, नई एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दे, वही चीज़ें आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। आप कल का मोदी जी का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बात की थी। उसमें ये बोला गया आप पहले साल में आते हो, अगर छोड़ते हो तो उस बच्चे का 7 साल तक यूनिवर्सिटी फॉलो करेंगे। अब उसका एक पोर्टल बनेगा, आज के न्यूज़पेपर में पूरा है। कल उन्होंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर हो गए छोड़ देता है कॉलेज तो यूनिवर्सिटी उसको 7 साल तक उसको नए ऑफर देते रहेंगे। तो एक काम कर, स्किल डेवलपमेंट के लिए आ, तो एक काम कर, दूसरे प्रोजेक्ट में जा, उसमें पढ़ाई कर, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह का एजुकेशन नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ऑलरेडी हमारे महापुरुषों ने बताई हुई सारी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, क्योंकि जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ये सारा हिस्ट्री पढ़ के ही आते हैं। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। हिस्ट्री के बारे, एजुकेशन की हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं, एजुकेशन की हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है हमारी। तो वो भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है। और आप लोगों को भविष्य के लिए
शुभेच्छाएं। हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर रखी है कि जिनको लगता है कि हमें सही में विलेज कैंप जाके गांव में जाके करना है, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग खुद की जिम्मेदारी खुद के खर्चे पर जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म हम बना के देने का जरूर प्रयास करेंगे। बहुत सारी एनजीओ अलग अलग गाँव में काम करते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। Thank you so आप लोगों much, ने sir. बहुत सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मेरे जो साथी है, हाँ रुकते मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरे जो साथी है डॉक्टर अर्शिया हकीम मैडम, जिन्होंने पूरा टाइम टेबल से लेकर मुझे, मेरे से बड़ी है तो मार्गदर्शन भी करते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि कान पकड़ते। और हमारे डॉक्टर होंगे सर जो मुश्किल स्वरूप से हंसते हैं, वो काफ़ी ना बोलते हुए बहुत सारा काम कर लेते हैं। और मेरे साथ जो टीम है इसमें BSW के प्रिज्म है, त्रिवेणी है, दीपांकर है, प्रेसिडेंट है हमारे महाविद्यालय के, जो ऑनलाइन प्रेसिडेंट पहली बार बने महाविद्यालय के। साथ में मिश्रा जी है, शर्मा जी, सॉरी ऐश्वर्या है और औरा है। तो इन सारे लोगों के साथ मिलकर, और हमारी प्राचार्य जो धर्माधिकारी मैडम है, उन्होंने इंसिस्ट किया था कि बच्चों को कुछ तो आउटपुट देना चाहिए। NSS की तरफ से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और मुझे लगता है काफ़ी हद तक 99.99% हम लोग सफल रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे के या महाराष्ट्र में किसी भी महाविद्यालय ने इस तरह से कंटिन्यूसली सेशन कंडक्ट करके विलेज कैंप के कंटेंट को पूरा नहीं किया है। ये हमारा चैलेंज है, आप कई बार भी जाके देख लीजिए। और हम पूरे तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। और हमने जो कंटेंट रखा था रूरल डेवलपमेंट, जो कंसेप्ट थी, उसको ही फोकस लेके हम लोगों ने काम किया है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, मार्क देने में हम लोग हिचकिचाते नहीं, पर हमें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चाहिए। 2 तारीख के पहले आपके रिपोर्ट हमारे मेल पर होना चाहिए। और मार्क हमें अभी सबमिट करने हैं, 3 तारीख को हमें मार्क सबमिट करने हैं कॉलेज को, तो इसलिए हमें वो चाहिए। आप सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और ये मैं यहाँ पर धन्यवाद। Thank you so much. हाँ, अभी राष्ट्रगीत खड़े होना है सभी को। Sir, एक second. सभी विद्यार्थियों को विनती है कि वो अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। और आप लोगों को खड़े रहते हुए वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हमें बाद में ग्रुप फोटो भी लेना है, वीडियो ऑन कर लीजिए। हम लोगों को अपना एक ग्रुप फोटो भी लेना है बाद में। इसे वहाँ पे, हाँ, सब पढ़ेंगे तो सब करेंगे। चलिए ऑर्डर दीजिए मैडम। आप लोग अपना, हाँ आप लोग सभी खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर। सभी अपने वीडियोस ऑन करेंगे। हम लोग सभी राष्ट्रगीत के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। एक साथ सावधान होइए, सावधान। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। सभी लोग वीडियो ऑन कर लो।
सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सब ऑफिशियली मीटिंग में मैच करते हैं सर। नहीं, एक सूचना देना उनको, सोमवार को 11:30 बजे जोड़ लूंगा। मंडे को आप सभी को 11:30 बजे ज्वाइन होना है। हमारा जो रिसर्च है, रिसर्च के बारे में एक प्रेजेंटेशन हमारा रहेगा मंडे को, तो ठीक है, मंडे को सभी को ज्वाइन होना, ठीक है।